हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा पटना का फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म चैप्टर के एक और लेसन में आप सारे स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम करता हूं। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम लोग इतना बढ़िया से पढ़ेंगे कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा कर क्यों ना पूछे, इजी वे में सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको देना पड़ेगा मेरा साथ। आपको क्लास को लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया से सुंदर से नोट्स बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सारी चीजों को, और 1 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, जो न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, वो सारे न्यूमेरिकल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आपसे ज्यादा स्ट्रांग थोड़े ना कोई होगा जी। आप दिल लगाकर पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप समय के अनुसार समय का वैल्यू समझते हुए स्टडी करेंगे, तो आपसे ज्यादा स्ट्रांग थोड़ी ना कोई होगा। तो चलिए आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड मैग्नेट। मतलब बेसिकली आज हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलता हूं पीछे के जिंदगी में, और चल के मैं आपको क्या बताता हूं कि इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई हमारे पास करेंट कैरिंग वायर है, एज एग्जांपल मान लीजिए ये हमारे पास तार है और इसमें करंट बह रहा है, टूई 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 टूई। मैं कह रहा हूं एज एग्जांपल मान लीजिए कि ये हमारे पास वायर है, इसमें करंट बह रहा है, टूई 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 करंट बह रहा है। तो इसमें करंट बहने के कारण इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब, कितना होता है, किस डायरेक्शन में होता है, वगैरह 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 सब पढ़ चुके हैं। परंतु मेरे बंधु, परंतु मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तार में जो करंट बह रहा है और इसके कारण चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न हो रहा है, ये तार हमारा मैग्नेट नहीं है। ये वायर में जो करंट बह रहा है और इसकी वजह से चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो ये वायर हमारा मैग्नेट नहीं है ना। ये वायर मैग्नेट नहीं बल्कि मैग्नेट के जैसा काम कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था और आप लोग भी जानते हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ करंट कैरिंग वायर के चारों ओर ही बनता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ करंट कैरिंग वायर के चारों ओर ही बनता है क्या? जैसे ये वायर अगर इसमें करंट बह रहा है तो क्या इसी के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है सिर्फ? ना जी ना, बिल्कुल ना। बल्कि अगर कोई मैग्नेट भी हो ना, चुंबक, वो ब्लैक वाला, ब्लैक ब्राउन कलर का, भूरा कलर का, ब्लैक कलर का जो चुंबक होता है, वो मैग्नेट हो तो उसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यानी इस चैप्टर में भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के बारे में स्टडी करने वाले। परंतु करंट बहने के कारण जो मैग्नेट का काम करता है वायर, उसके कारण नहीं, बल्कि जो रियल वाला मैग्नेट होता है ना, रियल वाला ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, उसके कारण कितना होगा, उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मतलब कि जो रियल वाला मैग्नेट होता है उसके कारण कितना वगैरह, क्या वगैरह, कैसे वगैरह होगा, उसके बारे में। तो सारे बच्चे रेडी हैं पढ़ने के लिए? तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेट का, कि मैग्नेट होता क्या है। देखिए, मैग्नेट का थोड़ा सा हिस्ट्री देखें ना बच्चे, तो बड़ा ओल्ड है, बहुत पुराना हिस्ट्री है, बहुत पुराना। क्या था कि एक मैग्नेशिया जो स्थान था, मैग्नेशिया एक जगह है, और वहां पे छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा, जो काला काला रंग का, मैं कह रहा हूं कि वहां पे छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा ब्लैक ब्लैक कलर का पाया जाता था। और वहां के लोगों ने देखा कि वो जो ब्लैक ब्लैक कलर का पत्थर का टुकड़ा है ना, स्टडी कर रहे हैं हम लोग, स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी। तो मैंने क्या बोला आपसे कि हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने बोला आपसे मेरे बच्चे कि मैग्नेशिया जो जगह था, मैग्नेशिया जगह, उस मैग्नेशिया जगह में क्या था कि पत्थर का काला काला टुकड़ा पाया जाता था, ब्लैक ब्लैक कलर का काला काला टुकड़ा। तो वहां के लोगों ने देखा कि इस पत्थर के टुकड़े के पास बड़ा एक अजब सा प्रॉपर्टी है, बड़ा एक अजब सा गुण है। क्या? तो ये जो पत्थर का टुकड़ा है ना, ये छोटा छोटा आयरन पीस वगैरह को अपनी ओर ऐसे पकड़ के खींच लेता, मतलब अट्रैक्ट कर लेता है। ये जो ब्लैक ब्लैक मैग्नेशिया में जो छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा पाया जा रहा है, इसके पास एक बड़ा अजब गुण था जी। क्या अजब गुण था? तो ये छोटा छोटा आयरन पीस को, लोहा का टुकड़ा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, टूई 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 करके अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो जब ये ब्लैक वाला टुकड़ा, छोटा छोटा लोहा के टुकड़ा को, आयरन पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा, तो धीरे धीरे ये चीज फेमस हुआ।
तो मैग्नेशिया में पाया जाता था, इसलिए उसका नाम पड़ा मैग्नेटाइट। और वही मैग्नेटाइट आगे जाके फेमस होते होते आपके सामने मैग्नेट के नाम पे उभर गया है। मतलब कि मैग्नेशिया में पाया जाता था वो, इसीलिए उसका नाम पड़ा मैग्नेट। ओके, अब देखिए, जब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, लेकिन ये जो मैग्नेट पाया जा रहा है ना बच्चे, ये मतलब एक तरीके से नेचुरल मैग्नेट है। इसको इंसान नहीं बना रहा। ऐसा नहीं कि इसको कोई इंसान बना दिया और इंसान बना दिया तो वो हो गया आर्टिफिशियल, नहीं। ये नेचुरल मैग्नेट है जो मैग्नेशिया में अपने आप पाया जाता था। ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, ये जो भी कलर है मैग्नेशिया में पाया जाता था। तो लोगों ने इसको मैग्नेट बोलना शुरू कर दिया, मैग्नेटाइट के नाम से इसका नाम पड़ गया मैग्नेट। और रियली मैं आपको बताऊं तो ये जो मैग्नेट है वो कुछ नहीं है, आयरन का ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड, अब केमिस्ट्री में पढ़े ना आयरन ऑक्साइड, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो Fe3O4। Fe मैं पूरा लिखा दूंगा आप लोग को डिटेल में, पहले सुन लीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो Fe3O4 होता है, मतलब आयरन ऑक्साइड। ओके, तो ये जो मैग्नेट की बात कर रहा हूं ना, ये हो गया हमारा नेचुरल मैग्नेट। बट इस नेचुरल मैग्नेट के साथ ना आज के मॉडर्न युग में बड़ा प्रॉब्लम होने लगा, मतलब मॉडर्न युग में बड़ा प्रॉब्लम होने लगा। इसका कोई यूज नहीं था। क्यों? क्योंकि सबसे पहला ये जो मैग्नेट था ना Fe3O4, मतलब आयरन ऑक्साइड, आयरन का जो ऑक्साइड है वो, या मैग्नेट बोलिए या मैग्नेटाइट बोलिए या मैग्नेशिया में पाया जाने वाला पत्थर बोलिए, जो मर्जी है वो बोलिए, तो इसके पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना अधिक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े आयरन पीसेस को भी अपनी ओर खींच लेता। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ समझते हैं ना, हर एक मैग्नेट का अपना एक मजबूती होता है। कभी कभी आपको इतनी गो मैग्नेट दिखेगा, इतनी गो, और इतना बड़ा लोहा को अपनी ओर खींच लेगा, आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा। और कभी कभी इतना बड़ा मैग्नेट दिखेगा और इतनी गो लोहा को भी अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। तो ऐसा नहीं कि साइज जो है उस पे, हर एक मैग्नेट का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, मजबूती होता है। तो जो नेचुरल मैग्नेट पाया जाता है या जाता था, उसका कोई उतना ज्यादा वैल्यू नहीं था, क्योंकि वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं था, उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। और बेस्ट बात है, स्ट्रांग रहेगा, खूब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करेगा, तब ना जाके हम लोग उसको यूज करते। तो पहला तो इसमें एक प्रॉब्लम ये था नेचुरल में। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इसका शेप रेगुलर नहीं था। पत्थर का टुकड़ा था एक तरीके से, पत्थर के जैसा, इरेगुलर शेप का कोई रेगुलर शेप नहीं था। हम लोग जो आज यूज करते हैं चुंबक मैग्नेट, उसमें हम लोग का हॉर्सू मैग्नेट होता है, गोल वाला मैग्नेट होता है, कैंपस निडल होता है, सीधा बार मैग्नेट होता है। इस तरीके से देखिए, ऐसे सीधा जो होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं दंड चुंबक, बार मैग्नेट, ऐसे बार मैग्नेट होता है, डंडा के जैसा, सीधा सीधा सीधा। तो कहने का मतलब मेरा सेंस क्या हुआ आप लोगों से बच्चे? कहने का मतलब मेरा सेंस आप लोगों से यही है मेरे लॉयन, कि नेचुरल मैग्नेट उतना ज्यादा यूजफुल नहीं था, क्योंकि उतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि शेप रेगुलर नहीं था, जिस तरीके का शेप में चाहिए वैसा शेप नहीं था। और इंसान को तो जरूरत थी, तो इंसान ने क्या करा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना शुरू किया। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, जैसे आयरन हो गया या निकेल हो गया या और भी बहुत सारा चीज होता है, वो तो मैं लिखा दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। तो वो सबको मिक्स करके, कंबाइन करके, सबको इंसान कंपनी में, फैक्ट्री में अलग मैग्नेट बनाने लगा। तो इस मैग्नेट में क्या गुण था? इसको जरूरत के अनुसार स्ट्रेंथ बना सकते थे। कितना स्ट्रेंथ चाहिए, कितना जरूरत चाहिए मैग्नेट के मजबूती का, उसके अकॉर्डिंग बना सकते थे फैक्ट्री में। कैसा शेप चाहिए, गोल चाहिए, सीधा चाहिए, आप लोगों को खिलौना के लिए यूज करना है, टॉय के लिए यूज करना है, कोई छोटा छोटा डिवाइस में यूज करना है, लाउड स्पीकर में यूज करना है, मतलब जैसा शेप चाहिए ना वो वैसा शेप हम लोग बना सकते थे। तो वो हुआ हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आपसे पूछे कि नेचुरल मैग्नेट क्या है, चुपचाप भगवान भरोसे छोड़ दीजिएगा। मतलब बताइएगा नहीं, ये नहीं, भगवान भरोसे छोड़ने का मतलब ये नहीं कर रहा हूं कि आप बताइए नहीं, मतलब चुपचाप भगवान भरोसे जैसा सोचिएगा और वो सोचिएगा कि वो मैग्नेट जो ऑटोमेटिक भगवान के यहां से बना, नेचुरली बना, तो जो मैग्नेट नेचुरली बना वो हो गया हमारा नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल क्या है? जिसको इंसान जरूरत के अकॉर्डिंग बनाया। अच्छा, कभी कभी एक चीज और दिखेगा आपको कि एक चीज और दिखेगा आपको बच्चे, कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? वैसा मटेरियल जिससे मैग्नेटिज्म उत्पन्न किया जा सके, जिससे जो चुंबकीय प्रभाव होता है, मैग्नेटिक प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म जिसे बोलते हैं, उत्पन्न किया जा सके, उन सारे मटेरियल्स को बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आयरन वगैरह से आपको पता होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप किया जाता है, या अदर मटेरियल से भी किया जाता है, सबके बारे में देखेंगे। तो मेरी बात को सुनिए, मैं फाइनली एक बार समराइज करके बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहला बात, चुंबक क्या है?
चुंबक वो पदार्थ, मैग्नेट वो पदार्थ है जो आयरन के स्मॉल स्मॉल पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट क्यों नाम पड़ा? मैग्नेशिया में पाए जाने के कारण, मैग्नेशिया से शब्द आया हम लोग का मैग्नेटाइट, वो आगे जाके मॉडर्न हुआ तो बन गया हमारा मैग्नेट। मैग्नेट Fe3O4 था, यानी कि आयरन का एक तरीके से ऑक्साइड था जो नेचुरली पाया जाता था। लेकिन जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं था, क्योंकि शेप उसका इरेगुलर था। फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि शेप उसका इरेगुलर था, और एज वेल एज मेरे लॉयर, मेरे शेर, मेरे बच्चे, शेप इरेगुलर होने के साथ साथ उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं था। तो ये प्रॉब्लम था उसके पास। तो इन सब प्रॉब्लम के कारण हम लोग क्या करते थे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने लगे। जो हम लोग कंपनी में, फैक्ट्री में बनाते वो आर्टिफिशियल मैग्नेट हुआ। जितना चाहे उतना मजबूती का बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा शेप का बना सकते हैं, आकार का बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जरूरत। ओके, जरूरत के अनुसार। ओके, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल भी समझ में आ गया। तो सबसे पहले हेडिंग कर लिए, तो इसमें मैग्नेट लिखकर एरो दीजिए कि मैग्नेट क्या होता है। हेडिंग कर लिए बच्चे, तो इसमें मैग्नेट, MAGNET, मैग्नेट लिख के एरो दीजिए कि मैग्नेट क्या होता है। लिखिए तो उसमें मैग्नेट में लिखिए क्या होता है। लिखिए A substance that attracts, मैग्नेट में एरो देकर लिखिए मेरे बच्चे, A substance that attracts, जो अट्रैक्ट करता है, substance that attracts pieces of iron and steel, that attracts pieces of iron and steel, STWL, steel, is called magnet, is called magnet, and this property of the substance, and this property, substance का जो प्रॉपर्टी होता है, मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी होता है, उसी को तो बोलते हैं मैग्नेटिज्म। This property of the substance is called magnetism, and this property of substance is called magnetism। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों को, a substance that attracts pieces of iron and steel is called a magnet, and this property of the substance is called magnetism। सबस्टांस के, पदार्थ की इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म। क्लियर हो गई? क्लियर हो गया। अब लिखिए आप लोग नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। हेडिंग कीजिए नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। और इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ लिखाऊंगा नहीं, मैं अभी साइड होऊंगा और आपको पूरा स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा, उसे नोट कर लीजिएगा। क्योंकि वैसे क्या होता है बच्चे, कभी कभी समय बर्बाद हो जाता है। मैंने आपको पूरा समझा दिया, वैसे भी थ्योरी छोटा सा चीज है, जो अपने आप मैग्नेट पाया जाता है उसको नेचुरल, और जो आदि बनाता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। ओके, चलिए तो मैं साइड होता हूं, आप लोग को पूरा स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा। देखिए नजर आ रहा होगा, नोट कीजिए, नोट कीजिए नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हेडिंग किए हैं, उसके बाद नोट कीजिए कि ये क्या होता है। चलिए नोट कर लिए बच्चे, नोट कर लिए। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है ना, ये भी दो तरीके का होता है। एक तो परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट आप लोग जानते ही, अच्छे से जानते हैं कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। वो जो परमानेंट, जो ब्लैक कलर का होता है, वो परमानेंट है। और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोनों के बारे में बात करता हूं, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, समझिएगा अच्छे से। देखिए है क्या स्टूडेंट्स कि मान लीजिए आपने कोई कंपनी में एक मैग्नेट बनाया, ये ब्लैक वाला। मान लीजिए कि आपने कोई कंपनी में ये ब्लैक मैग्नेट बनाया, तो इस मैग्नेट के पास एक कमी है। क्या कमी है? आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात कर रहा हूं, नेचुरल तो हो गया, वो गया, नेचुरल हो गया, पढ़ाई खत्म हो गया। वो आर्टिफिशियल के बारे में कह रहा हूं कि आपने कंपनी में एक मैग्नेट बनाया, लेकिन ये यूजफुल नहीं है। इसलिए यूजफुल नहीं है मेरे लॉयन, मेरे शहर, मेरे बच्चे, क्योंकि आपका ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है ना, जिसे इंसान बना रहा है, अगर मान लीजिए आपको पता है ना कि मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके बहुत सारा डिवाइसेस बनाया जाता है। उसके चारों जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसको यूज करके हम लोग बहुत सारा डिवाइसेस बनाते हैं। तो मान लीजिए जब तक आपको डिवाइस का यूज है, तब तक तो ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, आप उसके मैग्नेटिक फील्ड को यूज भी कीजिएगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी डिवाइस में आपने मैग्नेट को लगा रखा है, और जब आपको डिवाइस का यूज नहीं है, तब क्या ये मैग्नेट आपका अपना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं करेगा कि करते रहेगा ना। मैं कह रहा हं कि आपने के डिवाइस से मैग्नेट लगाया, परमानेंट मैग्नेट, ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये,
तो इसे जब आपने लगाया परमानेंट मैग्नेट जो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, तो उसे आपने लगाया और जब तक डिवाइस का यूज है, उपयोग है, तब तक तो सही है कि आपने उसके मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया, मैग्नेट का। लेकिन अगर मान लीजिए कि डिवाइस का कोई उपयोग नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिवाइस खराब हो सकता है, या कहीं इशू आ सकता है, या इंसान के शरीर में कोई दिक्कत आ सकता है, तो क्या चाह के अब इस परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को आप खत्म कर पाएंगे? चाह कर भी आप इस परमानेंट मैग्नेट के जो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसको खत्म कर पाएंगे? नहीं खत्म कर पाएंगे। तो परमानेंट मैग्नेट में यह कमी होती है, इसलिए बहुत सारे डिवाइसेस में ना इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? बड़ा सिंपल सा चीज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जी, बड़ा सिंपल सा होता है। मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है मेरे बच्चे, कि आपके पास एक सॉफ्ट आयरन रहता, सॉफ्ट आयरन नहीं रहेगा तो भी काम चलेगा, लेकिन सॉफ्ट आयरन को यूज करने से काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, बताता हूं। देखिए आपके पास एक इस तरीके से देखिए सॉफ्ट आयरन होता है। सॉफ्ट आयरन जिसे कच्चा लोहा या नरम लोहा भी बोला जाता है, तो सॉफ्ट आयरन ऐसे होता है। और सॉफ्ट आयरन के ऊपर ना हम लोग तार लपेट कर करंट बहाते हैं, ऐसे देखिए सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम लोग ऐसे वायर लपेट के करंट बहाते हैं। दिख रहा है आपको? तो आपको पता है ना कि जब किसी भी वायर में, मेरे साथ साथ बोलिए, जब किसी भी वायर में करंट बहता है, जब किसी भी वायर में करंट बहता है, तो करंट बहने के कारण, जब किसी वायर में करंट बहता है तो करंट बहने के कारण ये जो हमारा वायर है ये मैग्नेट के जैसा काम करने लगता है। याद है मेरे बच्चे आपको कि जब किसी भी वायर में करंट बहता है तो एक तरीके से हम लोग एक पढ़े थे सोलेनॉइड, आपको याद होगा सोलेनॉइड, जिसमें चारों तरफ ऐसे करंट लपेटे थे, उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था। अब इसके अंदर बस इतना करते इलेक्ट्रोमैग्नेट में कि एक सॉफ्ट आयरन लगा देते हैं। सॉफ्ट आयरन लगा देने से यह फायदा हो गया कि इसका मैग्नेटिक फील्ड और काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में यह फायदा हो गया कि जब तक करंट बहाएंगे तब तक ये चुंबक का काम करेगा, करंट बहाना बंद तो चुंबक के जैसा काम करना बंद, तो और ज्यादा फायदा हो गया। और इसको हम लोग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को अपने मन मुताबिक बढ़ा घटा भी सकते हैं। करंट को कम कर देंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम जाएगा, करंट को बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। हमारे मन के अकॉर्डिंग है ना कि हम कितना बड़ा, कितना स्ट्रॉन्ग चुंबक बनाना चाहते हैं, मैग्नेट बनाना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये फायदा, तो बहुत सारी चीजों में ना इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज किया जाता है। हालांकि इस सब चीजों के बारे में आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, आप लोगों ने नेचुरल आर्टिफिशियल लिख लिया, मैग्नेटिक मटेरियल लिख लिया, क्या होता है? तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। हेडिंग कीजिए बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेट और समझिए उसको, भी समझाता हूं इसके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट, हेडिंग कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेट बनाया जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेट बनाया जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत जगह वेबसाइट्स वगैरह पे या गूगल वगैरह पे या कहीं भी सर्च कीजिएगा आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का इमेज तो आ जाएगा आपको। बहुत जगह ऐसा भी मिलेगा कि जो लोहा का कांटी होता है ना, लोहा का आयरन का कांटी जिसे दीवार में हम लोग ठोंकते हैं, तो इस कांटी में ऐसे देखिएगा कि तार लपेटा हुआ है, ऐसे तार लपेटा हुआ है और करंट बहा रहा है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है। और करता है ये, सच में करता है ये। आयरन का पीसी तो चाहिए, आयरन के पीस के ऊपर तार लपेट देते हैं, तार लपेट देने के बाद करंट बहाते हैं तो ये मैग्नेट का काम करने लगता है, चुंबक का काम करने लगता है। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है वो तो आप लोग जान ही गए, क्या? जिसमें करंट के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण हम लोग चुंबक का काम करवाते हैं। फायदा भी बता ही दिया। फायदा क्या है कि चाहेंगे तो मैग्नेट के जैसा काम करवाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करवाएंगे। और फायदा है जितना मजबूत चाहते उतना मजबूत चुंबक बना सकते हैं। काफी ज्यादा करंट बहाएंगे तो काफी ज्यादा ये स्ट्रांग बनेगा, कम करंट बहाएंगे कम स्ट्रांग बनेगा। हमारा स्ट्रेंथ हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कि हम कितना लाना चाहते हैं। तो ये भी एक फायदा हो गया। ओके, अच्छा एक बात और, सोलेनॉइड आपको हल्का फल्का याद है, धुंधला धुंधला। मैंने बताया था कि जिस एंड पे करंट का दिशा, करंट का डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन घड़ी का अपोजिट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, वो नॉर्थ पोल का काम करेगा। याद कीजिए तो जिस एंड पर, मैं कह रहा हूं जिस एंड पर मेरे शेर, मेरे बच्चे, मेरे लॉयन, जिस एंड पर आपका करंट फ्लो का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा वो नॉर्थ पोल का काम करेगा। याद कीजिए। चलिए मैं याद दिला देता हूं। मान लीजिए ये हमारा सॉफ्ट आयरन है, ये बोला ये सॉफ्ट आयरन है और इसके ऊपर मैंने तार को लपेटा है।
तो जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये जो वायर आपको दिख रहा है, ये वायर, इस वायर पे तार रखिए, इधर से इधर लपेटा है, ऐसे ऐसे, या फिर इधर से इधर, बताइए इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग जो मैंने वायर लपेटा है वो ऑप्शन ए इधर से इधर या ऑप्शन बी इधर से इधर, बताइए मुझे। और ऐसी बात, ऑप्शन ए फिगर देखकर पता चल रहा है, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे 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 दिख रहा है ना, इधर से इधर, ऐसे 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 दिख रहा है, ऐसे दिख रहा। तो आपको सच बताऊं बच्चा, तो ये इंड पे करंट जो बह रहा है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है। देखिए ऐसे बह रहा है, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, सामने से देखिए, सामने से ऐसे, सामने से ऐसे, सामने से ऐसे, सामने से ऐसे जो करंट बह रहा है ना, ऐसे ऐसे करके, तो सामने से देखिए एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा आपको ही मैं दिखाता हूं। ये देखिए, लग रहा है आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज, देखिए तो घड़ी का उल्टा में लग रहा है, घड़ी के उल्टा में करंट, इसीलिए ये इंड नॉर्थ पोल का काम करेगा। उस समय ही बताया था, फिर से बता रहा हूं कि सोलेनोइड हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, जिस इंड पे करंट के फ्लो का डायरेक्शन घड़ी के उल्टा दिशा में होता है, अपोजिट में होता है, वो पहली बात तो ये चुंबक का काम करेगा। तो चुंबक में दो पोल होता है ना, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ, तो ये नॉर्थ पोल का काम करेगा। ओके, इस मैग्नेट के बारे में आते हैं कि ये मैग्नेट किस पोल का काम करेगा, ये मैग्नेट का ये वाला इंड किस पोल का काम करेगा, देखिएगा ध्यान से। तो ये जो इंड है मेरे सर, ये जो इंड है, इस पे करंट ऐसे बढ़ा है, टूई 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 टूई, तो अब यह सी बात, इसमें अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें क्लॉकवाइज होगा। देखिए मैं दिखाता हूं फिर से, देखिए टूई 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 टूई, मैं आपके सामने ला रहा हूं, देखिए टूई टूई दिख रहा है क्लॉकवाइज। देखिए तो ये घड़ी का डायरेक्शन नहीं हो गया, इस पे इधर से इधर घूम रहा है ना, देखिए ऐसे, तो इधर से दिखाऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इधर से तो एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर मैं ऐसे घुमा के इस इंड को दिखाऊं तो आपको ये क्लॉकवाइज दिखेगा, और इसीलिए ये साउथ पोल का काम करता है। समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेट मेरे लॉयन, मेरे शेर, मेरे बच्चे, समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेट? बहुत सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेट बनाया जा रहा है, 100 शब्द का एक शब्द जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेट बनाया जा रहा है, वो हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए ठीक है मेरे बच्चे, तो ये बातें अगर समझ में आ गई, तभी फिर से मैं स्क्रीन पर से हटूंगा और आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा हुआ नजर आ जाएगा। उसको आप लोगों को चुपचाप क्या कर लेना है, पूरा ड्रॉ कर लेना है, बना लेना है। समझ तो गए? इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेट बना रहा है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने? सबसे पहले पढ़ा मैग्नेट क्या है, वो सब्सटेंस जो आयरन वगैरह पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसे बोलते हैं हम लोग मैग्नेट। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है या उसका जो प्रॉपर्टीज होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फिर मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि मैग्नेट इंसान फैक्ट्री में या कंपनी में, फैक्ट्री में शुरू ही बनाना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैग्नेट का गाथा बहुत पुराना। और मैंने मैग्नेशिया से स्टार्ट करा कि मैग्नेशिया में जो छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा पर्याप्त पाया जाता था प्राकृतिक रूप से, उसको बोलते थे हम लोग नेचुरल मैग्नेट, उसको बोलते थे हम लोग नेचुरल मैग्नेट। और ये जो है हमारा बच्चे, हम लोग जो आजकल बनाते हैं कंपनी वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में, वो हमारा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, लेकिन वो यूजफुल नहीं होता है नेचुरल, इसीलिए आर्टिफिशियल बनाते हैं। नेचुरल क्यों नहीं यूजफुल होता है? इरेगुलर शेप होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना अधिक नहीं होता है, इस सब वजह से हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल। अब एक आर्टिफिशियल होता है ब्लैक कलर वाला, ब्लैक कलर वाला, तो उसमें क्या है कि वो परमानेंट मैग्नेट हो गया, उसको यूज करो चाहे ना करो, उसका तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, चाहे वो डिवाइस को फायदा दे या डैमेज करे, तो वो हो गया परमानेंट। और एक हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में है कि आप चाहो तो मैग्नेट के जैसा यूज करो, करंट बहा के, करंट बहाना बंद, तो ये मैग्नेट के जैसा काम करना बंद, तो ये मैग्नेट का काम नहीं करेगा। आप चाहो तो इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हो, परमानेंट में फिक्स हो जाता है, इसमें स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, करंट बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ओके, तो खैर इलेक्ट्रोमैग्नेट हेडिंग कर लिए, तो मैं साइड हटता हूं और आप लोग को पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट ना लिखा हुआ मिलेगा। नोट कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, आराम से नोट कीजिए। चलिए कर लिए नोट मेरे बच्चे, मेरे लॉयन, मेरे शेर, कर लिए नोट कर लिए तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट में। और अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक पोल का। हर एक मैग्नेट के पास पता है ना कि 2 मैग्नेटिक पोल होता है, पूरा थियोरेटिकल है बच्चे। मैं बोला आज का क्लास थियोरेटिकल है, न्यूमेरिकल्स भी है, न्यूमेरिकल भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन है। तो पहला क्लास ऐसे भी इंट्रोडक्शन में बहुत सारा चीज जानते हैं कि वो कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, तो ऐसे भी थियोरेटिकल ही बन जाता है कोई चैप्टर का पहला क्लास। और ये चैप्टर थियोरेटिकल ज्यादा है भी, ये भी बात है, ये चैप्टर ज्यादा थियोरेटिकल भी है। ओके,
तो चलिए, इतना सारा जाने के बाद हम लोग आते हैं मैग्नेटिक पोल में। आप लोग को पता है ना कि हर एक मैग्नेट के पास दो मैग्नेटिक पोल होता है। ये बातें तो मेरे सारे बच्चों को पता होगा कि हर एक मैग्नेट के पास दो मैग्नेटिक पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नहीं पता है तो बचपन से पढ़ना शुरू कर दीजिए, पता हो जाएगा, या आज जान लीजिए, कभी समय मिलेगा तो बचपन में पढ़ लीजिएगा। जैसे चार्ज का दो अपोजिट नेचर होता है, चार्ज के दो अलग अलग पोलैरिटी, प्लस और माइनस को अलग अलग बताने के लिए, चार्ज के दो अलग अलग पोलैरिटी प्लस और माइनस को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस और माइनस सिंबल यूज करते हैं। और वैसे ही मैग्नेट के दो अलग अलग पोलैरिटी को दिखाने के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल का यूज करते हैं। ओके, तो मान लीजिए हमारा ये मैग्नेट, एग्जांपल के लिए मान लीजिए वार मैग्नेट है, सीधा वाला जो मैग्नेट होता है, देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमारा बार मैग्नेट है। ओके बच्चे, तो ये जो हमारा बार मैग्नेट है बच्चे, रियली में मैं बताऊं कि मैग्नेट का जो पोल होता है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हम लोग को ऐसा लगता है कि इस एक एंड पे नॉर्थ होगा, दूसरे एंड पे हमारा साउथ होगा, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है ना, वो थोड़ा अंदर होता है, थोड़ा, यहां पे मान लो नॉर्थ पोल और यहां पे साउथ पोल, थोड़ा सा अंदर होता है, थोड़ा सा अंदर, चुंबक के अंदर। अब सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेट का सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहां है, तो मैं खुले शब्द में आपको बता सकता हूं कि पोल पर, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है मेरे बच्चे चुंबक में, यहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर दूंगा स्टूडेंट्स कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, यानी कहने का मतलब कि मैग्नेट का वो पॉइंट, मैं कह रहा हूं सिंपल वे में कहने का मतलब कि मैग्नेट का वो पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक हो, मैग्नेट का वो पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक हो, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर आप इस चुंबक को मान लीजिए लोहा का जो बुरादा होता है, आयरन पीस, उसमें अगर इसे डुबो दीजिएगा, डाल दीजिएगा, आयरन पीस नहीं, आयरन पाउडर जो महीन महीन होता है ना, लोहा का महीन महीन पतला पतला, तो उसमें अगर डाल दीजिएगा तो सबसे ज्यादा आयरन यहां पे चिपकेगा और सबसे ज्यादा यहां पे, बीच वगैरह पे जो आयरन होगा वो कम चिपकेगा, सबसे ज्यादा यहां चिपकेगा, क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक पोल पर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे, ऐसे तो जानते हैं कि चुंबक के पास दो पोल होता है, मैग्नेट के पास दो पोल होता है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि किसे पोल, किस पॉइंट को डिफाइन करेंगे, तो बताइएगा कि मैग्नेट का वो पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक होता है वो मैग्नेटिक पोल्स कहलाता है। दो जगह होता है ऐसा चुंबक में, नॉर्थ साउथ के नाम से बताते हैं दोनों जगह को, तो दो हमारा पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, तो लिखिए बच्चे मैग्नेटिक पोल, लिखिए मेरे बच्चे मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल, लिखिए मैग्नेटिक पोल, लिख लिए, लिखिए मैग्नेटिक पोल में लिख लिए, तो उसमें लिखिए लिखिए द प्रेफर्ड रीजन ऑफ अट्रैक्शन, द प्रेफर्ड रीजन ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे PRE डबल FE, PRE FE, ऐसे PRE FE डबल RED, प्रेफर्ड, the preferred region of attraction, लिखें the preferred region of attraction near the two ends of magnet, near the two ends of magnet, magnetic pole में देकर लिखना है the preferred region of magnet, the preferred region of attraction, attraction, the preferred region of attraction, attraction near the two ends of magnet, near the two ends of magnet where the magnetic force due to war magnet is maximum, where the magnetic force due to war magnet is maximum are called the pole of magnet, are called the poles of magnet,
लिख लिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, द प्रेफर्ड रीजन ऑफ अट्रैक्शन नियर द टू एंड ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के दो एंड जहां पे अट्रैक्शन हो रहा है, जिस रीजन जिस जगह को बताते हो, ओके, मैग्नेट, वेयर द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू वार मैग्नेट इज मैक्सिमम, जहां पे मैग्नेटिक फोर्स सबसे अधिक होता है, और कॉल्ड द पोल्स ऑफ मैग्नेट, ओके। तो पोल तो समझ में आ गया कि सबसे अधिक जहां पर ये होगा हमारा अट्रैक्शन होगा, सबसे अधिक जहां पे अट्रैक्शन फोर्स होगा, उस जगह को या उस रीजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, मेरे लॉइन सुन ही लीजिए इस चीज को, जो मैग्नेट का पोल होता है, इसके बीच का जो दूरी होता है ना, पोल के, देखिए मैग्नेट का लंबाई थोड़ा बड़ा होता है पोल्स के बीच के डिस्टेंस को, पोल्स हल्का सा अंदर होता है, हल्का सा अंदर, तो पोल्स के बीच के दूरी को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। LM से दिखाते, आपको दिखाई दे रहा है, मैं फिर से कर रहा हूं कि मैग्नेट में जो पोल्स होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इन पोल्स के बीच जो डिस्टेंस होता है बच्चे, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। समझ में आ रही है? इन पोल के मैग्नेटिक लेंथ। जैसे मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल में मैग्नेट के रियल लेंथ से आपको क्या मतलब है? आपको तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच कितना डिस्टेंस है उससे मतलब है ना। आप मान लीजिए कि आपका ये चुंबक है, इधर आपने मान लीजिए आटा गूंथ कर चिपका दिया इतना दूर, तो क्या आपको इस लेंथ से मतलब होगा यहां से लेकर यहां तक? नहीं ना, इधर आटा चिपका दिया या कुछ कीजिए, उससे क्या मतलब है आपको? तो चुंबक के नॉर्थ पोल, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज आएगा, हम लोग करेंगे भी सॉल्व, तो चुंबक का नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, आपको इसी लेंथ से मतलब होता है, ओके। अच्छा, एक चीज और, जो मैग्नेट का रियल में लेंथ होता है ना, जितना रियल लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये देख लीजिए, मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, जो आपको दिख रहा है। और मैग्नेट का जो रियल लेंथ होता है, रियल जो थोड़ा बड़ा होता है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ मैग्नेटिक लेंथ से, जो मैग्नेटिक लेंथ है नॉर्थ साउथ के बीच का डिस्टेंस, उससे ये ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ा होता है। आप खुद देख भी सकते हो और सोच भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके। तो नोट में करके इस चीज को लिख लीजिए, NOT नोट करके लिख लीजिए इस चीज को, ताकि आपके भी माइंड में रहे और हम लोग के माइंड में भी रहे, ओके। नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ वार मैग्नेट, या मैग्नेट, वार मैग्नेट, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड distance between north pole and south pole of magnet is called magnetic length of the magnet, is called magnetic length of the magnet। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, ओके। नोट करके लिख लीजिएगा इस चीज को, इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट। हो गया? चलिए बच्चे, अच्छा मैग्नेटिक लेंथ में आगे लिख लीजिए ज्योमेट्रिकल लेंथ, उसी में लिखिए आगे, लाइन चेंज करके लिखिए, जो नीचे लाइन चेंज करके लिखिए, क्या लिखिए? एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट या रियल लेंथ ऑफ मैग्नेट, या वार मैग्नेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसी के बारे में स्टडी करते हैं, उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं आप लोग, एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ, ओके। और इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ा है, मैग्नेटिक लेंथ छोटा है, ओके। और होता क्या है ना बच्चे, जो हमारा मैग्नेटिक लेंथ है चुंबक का, बार मैग्नेट का, ये 5/6 टाइम होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ का। ये देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैग्नेटिक लेंथ जो हमारा मैग्नेट का होता है, दिख रहा है आपको, जो छोटा होता है, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ का 5/6 टाइम होता है। अब जब ये बात बोलता हूं ना, तक कुछ समझने वाले बच्चे तो समझ जाते हैं कि सच में सर ये दोनों में रिलेशन होता है, मैग्नेटिक में ज्योमेट्रिकल में। हम लोग को डेरिवेशन नहीं देखना, बस जानना है कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, यही जाना। तो वही मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है उसमें 5/6 से गुना कर देंगे तो मैग्नेटिक लेंथ निकल जाएगा। तो बच्चे का कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, सर यस मनीष सर आप एक बात बताइए। कौन सी बात भाई? तो ये बताइए सर कि मैग्नेटिक लेंथ छोटा होता है ना, हम बोलते हैं हाँ मैग्नेटिक लेंथ छोटा होता है। सर ज्योमेट्रिकल बड़ा होता है ना, हाँ होता है।
तो सर ज्योमेट्रिकल में इससे गुना करेंगे सर, तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो इससे ये बड़ा ना होगा सर। हम बोले क्या इसे, तो सर इसमें अगर किसी नंबर से किसी संख्या से गुना करेंगे, इसमें किसी नंबर से किसी संख्या से गुना करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो इससे बड़ा नहीं मिलेगा। ए भैया गुना करने से हमेशा बड़ा नहीं मिलता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ए भैया जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई करे तो हमेशा बड़ा मिले, छोटा भी मिलता है मल्टीप्लाई करने से। जैसे 10 में मान लीजिए आप 10 में, एक सेकेंड, 10 में मान लीजिए आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बड़ा मिलेगा कि छोटा मिलेगा? आपको डिपेंड करता है ना कि किससे गुना कर रहे हैं, एक से बड़ा से या एक से छोटा। देखिए एक से छोटा से गुना किया तो छोटा मिल गया। तो वैसे ही ज्योमेट्रिकल लेंथ है और उसमें 5/6 से गुना कर रहे हैं। 5/6 एक से छोटा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ में एक से छोटा से गुना करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो इससे छोटा ना मिलेगा। तो मैथ्स में कंफ्यूज नहीं करना है कि सर फार्मूला, डिफिनीशन में परिभाषा में बताएं कि आपका मैग्नेटिक लेंथ बड़ा होगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ आपका, सॉरी मैग्नेटिक छोटा होगा, ज्योमेट्रिकल आपका बड़ा होगा सर। और आप यहां पे बता रहे हैं सर, मैथ में लिख रहे हैं कि ये होगा छोटा और ये होगा बड़ा। नहीं, यहां भी ये बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि ये बड़ा है और इसमें एक से छोटा से गुना कर रहे हैं, इसलिए जो रिजल्ट मिलेगा वो इससे ये जो मिला वो एक छोटा होगा, ये जो होगा छोटा होगा, इससे ये छोटा होगा क्योंकि एक से छोटा से गुना कर रहे हैं। ओके, तो नोट लिखे, उसके नीचे ये लिख लीजिए, नोट के नीचे ये चीज लिख लीजिए ताकि माइंड में हमेशा रहे कि दोनों में क्या रिलेशन होता है। कुछ बुक में हल्का फल्का डिफर भी रहेगा तो टेंशन नहीं लेने का, लेकिन ज्यादा जगह आपको यही मिलेगा देखने को। ओके, क्लियर हो गई चीजें ये मेरे बच्चे, ये बातें क्लियर हुई। मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो रियल डिस्टेंस होता है, नॉर्थ पोल और साउथ के बीच का जो डिस्टेंस पोल का जो चुंबक की लंबाई से कम होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, और चुंबक का जो एक्चुअल लंबाई होता है, रियल लंबाई, उसे हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। ओके, चलिए नोट कीजिए, इससे नोट कीजिए मेरे बच्चे। मैं साइड होता हूं, साइड होने के बाद आपको पूरा मैं इरेज करके आपको आगे बताऊंगा। ओके, हो गया। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेट का प्रॉपर्टी। आज मैग्नेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी कौन मेरा लॉयन बताएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी, मुझे लगता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हर किसी को पता होना चाहिए मैग्नेट का, कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं मैग्नेट का प्रॉपर्टी मेरे बच्चे, सबको पता होना चाहिए मैग्नेट का प्रॉपर्टी कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है। ओके, चलिए मैग्नेट का प्रॉपर्टी, सबसे पहला मैग्नेट क्या होता है का प्रॉपर्टी क्या होता है कि मैग्नेट का जो एक जैसा पोल होता है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो गया या साउथ साउथ हो गया, वो रिपल्सन करता है। सबको पता है ना कि मैग्नेट का जो एक जैसा पोल है, समान पोल है, एक जैसा एक नेचर का पोल जो मैग्नेट का होता है, चाहे नॉर्थ नॉर्थ हो गया एक नेचर का या साउथ साउथ हो गया एक नेचर का, तो नॉर्थ नॉर्थ पोल में भी रिपल्सन, साउथ साउथ पोल में भी रिपल्सन होता है। समझ में आ रही है मेरी बातें, मैं क्या कह रहा हूं। एक जैसे पोल में रिपल्सन और अपोजिट पोल में, मतलब नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है। ओके, तो हेडिंग कीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट कर लीजिए हेडिंग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जल्दी जल्दी लिखवा देता हूं सब आपको। हेडिंग कीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, लिखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखिए। ओके, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए मेरे बच्चे, लिखिए like pole of magnet, like poles of magnet repel each other, like poles of magnet repel each other, मतलब एक जैसा पोल रिपेल करता है, like poles of magnet repel each other, and unlike poles मतलब एक जैसा जो नहीं हो, and unlike poles attract each other, unlike मतलब वही नॉर्थ साउथ, like poles of magnet repel each other and unlike poles attract each other। हो गया सबसे पहला। फिगर वगैरह तो ड्रॉ करेंगे, सोचते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ में होगा रिपल्सन, साउथ साउथ में रिपल्सन, नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन, वो तो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, आपको पता होगा
कि जब किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते, बिल्कुल धागा में ऐसे बांध दो बार मैग्नेट को और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से लटका दीजिए, स्वतंत्र, ऐसा नहीं कि यहां पे पकड़े हुए, वो नहीं, स्वतंत्र एकदम फ्री एकदम छोड़ दीजिए, तो वो हमेशा जब भी मैग्नेट रुकेगा ना तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में, पूरब पश्चिम ईस्ट वेस्ट में नहीं रुकने वाला है। जब भी ये मैग्नेट को फ्री करके टांगिएगा वार मैग्नेट को, तो बार मैग्नेट को फ्री टांगने के बाद ये जब रुकेगा, स्टे होगा, हिलते हिलते ऐसे हिलते 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 वाले रुक गया, तो रुकेगा तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता, आपको ये पता भी होगा। और ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में आगे चल के, टेंशन मत लीजिए, हम लोग को सब पढ़ना है। तो मैंने बोला कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है कि क्यों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। पृथ्वी भी एक चुंबक का काम करता है ना, अर्थ भी हमारा एक मैग्नेट का काम करता है ना, तो उसी की वजह से ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे शेर, मेरे बच्चे, मेरे लॉयन, ये हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकता है फ्रीली, ईस्ट वेस्ट में नहीं रुकता। जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है ना, नॉर्थ पोल वो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में रुकता है। नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में। हिंदी बोले तो उत्तरी ध्रुव जो होता है नॉर्थ पोल वो उत्तर दिशा की ओर, और जो दक्षिणी ध्रुव होता है साउथ पोल वो दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। समझ में आई मेरी बातें? क्लियर हुआ मेरी बातें? यस सर, क्लियर हो गया। चलिए, अगर क्लियर हो गया तो आगे चल के लिखिए। अगर क्लियर हो गया मेरे बच्चे तो आगे चल के इस चीज को लिखिए आप, और मैं भी आपको समझाता हूं। लिखिए नेक्स्ट, इसको बोलते हैं ना डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं मैग्नेट का, कि किसी मैग्नेट को फ्रीली अगर टांगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। ओके, लिखिए अगला प्रॉपर्टी, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टेज, स्टेज मतलब ठहरना, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डैश देखिए साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, इसी में आगे लिखिए बच्चे, इसी में आगे लिखिए, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, इसी में आगे लिखिए, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट a stage towards geographical north direction, a stage geographical north direction, north pole of magnet a stage geographical north direction, and south pole of magnet stage in geographical south direction, a stage in geographical south direction। ओके, ये सब तो आप लोग जानते हो कि चुंबक को अगर फ्रीली टांग देंगे तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। ओके, हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है सुनिए, मैग्नेट के पास ना अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट जो छोटा छोटा आयरन का पीस है या मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आपको पता होगा कि अगर चुंबक के को हम लोहा के टुकड़ा वगैरह के पास लेकर जाएंगे तो आयरन पीस वगैरह को चुंबक क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। ये सब के सब आपका जो प्रॉपर्टी है, सारा का सारा प्रॉपर्टी क्या है भाई, सारा का सारा प्रॉपर्टी आपका थ्योरेटिकल तो है। लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी लिखिए, अगला प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, ए मैग्नेट कैन अट्रैक्ट, a magnet can attract a small pieces of magnetic materials, a magnet can attract a small pieces of magnetic material like iron, steel, like iron, steel, cobalt, निकेल ईटीसी, कोबाल्ट, निकेल ईटीसी। ओके, यानी मैग्नेट हमारा मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल, ये सबको अट्रैक्ट करता है। क्लियर हो गया। और यह भी पता है आप लोगों को कि सबसे अधिक अट्रैक्शन कहां पे होता है, मैंने साफ कर दिया, पोल्स पे। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अगला प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा या नहीं पता तो जान लीजिए। मैग्नेट के पास दो पोल होता है, आपको पता है। कौन कौन सा पोल? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर से कराओ, मैग्नेट के पास दो पोल होता है, आपको पता है कौन कौन सा?
नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ओके, तो क्या होता है ना मेरे बच्चे कि अगर कोई मैग्नेट के पास दो पोल है, देखिए मान लीजिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो अगर हम चाहेंगे ना कि इस नॉर्थ साउथ को अलग कर दें तो अलग नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम लोग चाहेंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग कर दें तो ये अलग नहीं होगा बच्चे, कभी अलग होता ही नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ना अलग नहीं होता है। मैं बताता हूं कैसे। यस स्टूडेंट्स, हम लोग इसे अलग नहीं कर सकते, इसीलिए ना, क्योंकि आपको लगेगा कि सर नॉर्थ साउथ को अगर काट देंगे तो अलग हो जाएगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर काट देंगे तो अलग होगा, नहीं अलग होगा बच्चे। अगर मान लीजिए यहां से आप काट भी देते हैं ना, तो क्या होगा कि ये नॉर्थ पोल है, तो यहां पे ऑटोमेटिक एक साउथ डेवलप होगा, ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। और यहां साउथ है तो यहां नॉर्थ, मतलब कि जैसे चार्ज जो है ना, हमारा चार्ज का पोलैरिटी प्लस माइनस, चार्ज के पोलैरिटी को प्लस माइनस से दिखाते हैं, तो वो अलग अलग एग्जिस्ट करता है। प्लस चार्ज अलग हो सकता है, माइनस चार्ज अलग हो सकता है, लेकिन जो मैग्नेट का पोलैरिटी है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो अलग अलग नहीं होता। जब भी होगा पेयर में ही होगा, जोड़ा में ही होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ साथ होगा। हम साथ साथ है, हम साथ साथ है। अगर इसको यहां काटोगे, यहां काटोगे और काटोगे, जितना पीस करते करते अगर आपको मन है ना तो एटम जितना भी छोटा कर दीजिए, तो भी नॉर्थ और साउथ साथ 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 रहेगा। हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ साथ रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट का जो मैग्नेटिक पोल्स होता है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, दोनों को अलग नहीं कर सकते। लिखिए इस प्रॉपर्टी को भी, इस प्रॉपर्टी को लिखिए स्टूडेंट्स, लिखिए इस प्रॉपर्टी को। The poles of magnet cannot be separated. The poles of magnet cannot be separated. The poles of magnet cannot be separated. अलग नहीं कर सकते। ओके, the poles of magnet cannot be separated. उसमें आगे लिखिए, that is magnetic poles exist in pair. That is magnetic poles exist in pair. कभी भी अलग नहीं हो सकता, वो अलग होता ही नहीं। ओके, that is magnetic poles exist in pair. अगला प्रॉपर्टी लिखिए जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। जैसे आप लोग को पता होगा, हम लोग इलेक्ट्रिक इंडक्शन की बात करते थे, इलेक्ट्रिक में इंडक्शन सुने होंगे, और वैसे यहां एक और यहां भी इंडक्शन होता है। क्या इंडक्शन होता है वो भी आपको मैं समझा देता हूं, बढ़िया समझिए क्या इंडक्शन होता है। यहां क्या होता है ना मेरे शेर, इतना तो खैर आप समझ गए कि पेयर में एग्जिस्ट वगैरह। ये फिगर ड्रॉ कीजिएगा तो कर लीजिए ड्रॉ। अगला प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई चुंबक है, समझिएगा, मान लीजिए कोई मैग्नेट, एग्जांपल के लिए मान लीजिए वार मैग्नेट आपके पास है। ओके, ये आपके पास एग्जांपल के लिए मान लीजिए वार मैग्नेट है, ये देखिए। क्लियर हो गई चीजें? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। तो इस बार मैग्नेट के नजदीक में अगर मान लीजिए कोई मैग्नेटिक मटेरियल, एग्जांपल के लिए मान लीजिए आयरन का रड, लोहा का एक छड़ रखते हैं, आयरन छड़ रखते हैं। ओके, आयरन का रड रखते हैं, आयरन रड। तो आयरन रड भी ना इस मैग्नेट के नजदीक आने के कारण इसमें भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आ जाता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। आप लोग इंडक्शन पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बगल में कोई न्यूट्रल बॉडी को रखते हैं तो इस पे भी माइनस प्लस डेवलप हो जाता है। जैसा संगत तो वैसा रंगत। मैंने क्या बोला मेरे बच्चे? जैसा संगत तो वैसा रंगत। इस चार्ज के बगल में न्यूट्रल बॉडी को रखे तो इसकी वजह से इस न्यूट्रल बॉडी के भी सरफेस पे चार्ज जमा होगा। ये देखिए, इधर हो गया माइनस जमा, इधर हो गया प्लस जमा। इसी को ना इंडक्शन बोलते थे, आपको याद होगा इंडक्शन। तो यहां भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, यहां इलेक्ट्रिक का इंडक्शन था, यहां मैग्नेटिज्म का इंडक्शन होता है। यहां क्या होता है कि आप चुंबक के नजदीक में, चुंबक के नजदीक में अगर आयरन पीस को रखिएगा या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखिएगा तो यह भी चुंबक का जैसा काम कर लेगा। कैसे? तो ये जो नजदीक में रखा हुआ लोहा का टुकड़ा है ना, ये लोहा का टुकड़ा भी छोटा छोटा लोहा को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा, छोटा छोटा लोहा क्यों, एकदम वैसे ही जहां इलेक्ट्रोस्टैट्स में जैसे चार्ज के साथ होता था। और सच बात बताऊं तो मान लीजिए चुंबक का नॉर्थ पोल एग्जांपल के लिए, और ये मान लीजिए साउथ पोल है। तो अगर इस छड़ को हम साउथ पोल के नजदीक रख रहे हैं, चुंबक के साउथ पोल के नजदीक इस छड़ को रख रहे हैं, तो इसमें जो पोलैरिटी डेवलप होगा वो साउथ नहीं नॉर्थ। प्लस के बगल में माइनस में जमा होता था,
तो जो छड़ का इंड चुंबक के जिस पोल के नजदीक है, तो यहां पे अपोजिट पोलैरिटी यानी ये साउथ है तो यहां पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा और यहां जाके साउथ होगा। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ओके, आप लोग चाहेंगे तो इस पॉइंट्स को भी आप लिख सकते हो और ये अच्छा पॉइंट है। आप लोग चाहेंगे तो इस पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं और ये एक अच्छा पॉइंट है, बढ़िया से पॉइंट्स है। ओके बच्चे, इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक पॉइंट इसके बाद और मैं लिखाता हूं, एक पॉइंट और। कौन सा पॉइंट? कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो स्ट्रेंथ होता है वो सेम होता है। किसी एक चुंबक का अगर पोल है तो उसका दोनों का स्ट्रेंथ सेम होता है। पहले इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे लिखते हैं। चलिए लिखिए अगला प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। मैग्नेट एक सेकेंड, मैग्नेट डेवलप्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेट डेवलप्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट डेवलप्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन मैग्नेटिक मटेरियल बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन, इंडक्शन के द्वारा ये जो चुंबक है वो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर देता है, या मैग्नेटिज्म लिख सकते हो। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म जो भी लिखिए, दोनों की चीज हुआ ना। इन मैग्नेटिक मटेरियल बाय इंडक्शन लिखें, मैग्नेट डेवलप्स द मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन मैग्नेटिक मटेरियल बाय इंडक्शन। हो गया, आगे लिखिए, इसी में आगे इसी में लिखिए, लाइन चेंज करके पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। when a soft iron rod, when a soft iron rod placed near to a strong magnet, when a soft iron rod placed near to a strong magnet, then when a soft iron rod, soft iron rod में क्या होता है ना कि अच्छे से मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटाइज्ड अच्छे से हो जाता है, तुरंत में मतलब मैग्नेटाइज हो जाता है, चुंबक के जैसा काम करने लगता है, इसीलिए हर जगह पे सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है। तो मैंने क्या बोला? when a soft iron rod placed near the strong magnet, then this rod acts as magnet, then this rod also acts as magnet, then this rod also acts as magnet, ये जो रॉड है ये भी चुंबक के जैसा कार्य करता है। This phenomenon is known as induced magnetism, this phenomenon is known as induced magnetism। क्लियर हो गया बच्चे? इस घटना को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। और अगला लिख लीजिए, अगला भी लिख लीजिए मेरे लॉयन मेरे शेर, अगला प्रॉपर्टी भी आप लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इस फिगर को ड्रॉ कीजिएगा तो ड्रॉ कर लीजिए, कर लीजिए फिगर को ड्रॉ, रोकिएगा क्यों, ड्रॉ कर लीजिए। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का एक एग्जांपल हो गया, इसलिए कहा जाता है जैसा संगत वैसा रंगत। चुंबक के पास में लोहा है तो ये भी चुंबक के जैसा काम करने लगा। अच्छे के साथ रहिएगा, अच्छा बन जाइएगा। ये तुरंत में इसका असर नहीं दिखता है, लंबे समय के बाद इसका असर दिखता है। हम लोग जब आपके उम्र में थे तो हम लोगों से भी यही चीजें कहा जाता था कि किसी के वैसे को संगत में रहोगे बिगड़ जाओगे, ऐसे के संगत में रहोगे अच्छा बन जाओगे, और इसका मतलब नहीं समझते थे। जब आज आप लोगों से कुछ बड़ा हो गया हूं उम्र में तो समझ में आज चीजें आती कि नहीं सच में असर पड़ता है, किसी न किसी रूप में वो आ ही जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे बच्चे के साथ आप रह रहे हैं जो हर बात में झगड़ा करता है, हर बात में झगड़ा करता है, तो आप में ऑटोमेटिक तामसी प्रवृत्ति आ जाएगा। आप भी हर बात में झगड़ा कर लगिएगा, मम्मी पापा से जवाब लड़ाने लगिएगा, खाना वगैरह नहीं खाइएगा, गुस्सा में रहिएगा, ज्यादा होगा तो कभी कभी खाना के थाली वगैरह को भी धक्का दे दीजिएगा। आ जाता है वो अगर आप शांत दिल वाले के साथ रहेगा, एकदम शांति से जो रहता है, अपना काम करता है, दिन भर मेहनत करता है, तो आप में भी वही प्रॉपर्टी आ जाएगा, एकदम आता है। वैसा इंसान का ये नेचर ही कि जैसे के साथ रहिएगा वैसा धीरे बन जाइएगा। तो यहां पे देखिए लोहा भी चुंबक के नजदीक में आके बन गया, चुंबक जैसा। नोट कर लिए ये अगला प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए क्या कि किसी भी चुंबक का जो दोनों पोल होता है ना, तो ऐसा नहीं कि इसका पोल का स्ट्रेंथ अलग, इसका, दोनों का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा। दोनों का पोल का नेचर अलग अलग, एक नॉर्थ एक साउथ, अलग अलग पोलैरिटी है, लेकिन जो हमारा स्ट्रेंथ होगा वो दोनों का सेम होगा।
और पोल का स्ट्रेंथ क्या होता है? पोल के मजबूती को बताता है। पोल का मजबूती, कितना मजबूत पोल है। मैंने अभी ना बताया आपको कि कभी कभी इतनी को मैग्नेट दिखेगा और इतना मजबूत लोहा को भी खींच लेगा, और कभी कभी इतना को भी आपको दिखेगा मैग्नेट और इतनी को लोहा को भी नहीं खींच पाएगा। सब पोल स्ट्रेंथ का खेल होता है। जितना अधिक पोल स्ट्रेंथ, जैसे चार्ज में जितना बड़ा चार्ज उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होता था चार्ज के बीच। यहां चार्ज का जगह ले लेता है पोल स्ट्रेंथ। जितना अधिक पोल स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा ये अट्रैक्शन करेगा। ओके मेरे बच्चे, तो लिखिए इस चीज को मेरे लिए, अगला प्रॉपर्टी लिखिए। द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या? पोल की मजबूती। हर एक पोल का अपना अपना एक मजबूती होता है। लिखें द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। उसी में लिखिए SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पेयर मीटर। एम्पेयर मीटर पूरा लिख लीजिए, एम्पेयर मीटर, और ब्रैकेट में ये लिख लीजिएगा एम्पेयर मीटर का सिंबल। SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पेयर मीटर, ब्रैकेट में ये लिख लीजिएगा ये एम्पेयर मीटर वाला सिंबल, ताकि पता चले कि एम्पेयर मीटर। ओके, लिख लिए इस चीज को मेरे बच्चे? यस सर लिख लिए। चलिए लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है कि पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट एम्पेयर मीटर होता है। ओके, और इसमें एक चीज और लिख लीजिए मेरे बच्चे कि पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से दिखाते हैं, वो भी लिख लीजिए। पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। और इतना सारा जानने के बाद कूलॉम्स लॉ पढ़ना है। सर कूलॉम्स लॉ, हां यहां भी कूलॉम्स लॉ, क्या लगा आपको? ये कूलॉम्स लॉ सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं क्या? कूलॉम्स लॉ हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं क्या? ना 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 ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ दो चार्ज के बीच फोर्स को बताता है। और यहां जो कूलॉम्स लॉ होता है, दो मैग्नेटिक पोल, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल या साउथ साउथ है, उसके बीच के फोर्स को बताता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये कूलॉम्स लॉ मैग्नेटिज्म का हो गया, ये कूलॉम्स लॉ मैग्नेटिज्म का हो गया। वो कूलॉम्स लॉ जो था वो इलेक्ट्रोस्टैट्स का था। और बिल्कुल दोनों सेम है, एक जैसा, एक ही रूप है, बस मेकअप लगा लगा के अलग अलग रूप में दिखेगा, लेकिन दोनों एक ही जैसा है, एक ही है ही। ओके, तो हेडिंग कीजिए कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। हेडिंग कीजिए कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। हेडिंग कीजिए कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ओके, और वैसे ही वहां क्या होता था बताइए तो मुझे? इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई दो चार्ज Q1 Q2 है, r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो कूलॉम्स लॉ ये कहता था इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो Q1 Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और r के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां भी वैसा ही कुछ होगा कि अगर मान लीजिए दो मैग्नेटिक पोल है, मान लीजिए M1 मैग्नेटिक पोल और दूसरा M2, अलग अलग चुंबक का है, अलग अलग मैग्नेट का, और दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस d है, तो यहां क्या होगा? यहां जो फोर्स लगेगा वहां चार्ज के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 का, लेकिन चार्ज का यहां जगह कौन लेता है? पोल स्ट्रेंथ। यहां पर जो चुंबक है, मैग्नेट है, उसका पोल का कुछ ना कुछ पोल स्ट्रेंथ होगा ना, तो मैग्नेट का जगह यहां लेता है पोल स्ट्रेंथ। तो जो फोर्स होगा ना दोनों के बीच मेरे बच्चे, वो पोल स्ट्रेंथ M1 M2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देख लीजिए, दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो पोल स्ट्रेंथ M1 M2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बीच का जो डिस्टेंस r है यार, इसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सेम उसी के जैसा, और वहां चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहां पे पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका जगह ले लेगा। ये एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये चैप्टर रिलेट हो जाएगा, एकदम रिलेट। वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड, सब रिलेट हो जाएगा। देखिएगा ना धीरे करते 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 करते। तो ये भी बात माइंड में आप रखिएगा कि यहां पे चार्ज का जगह कौन लेता है? पोल स्ट्रेंथ। मेरे बच्चे यहां पर चार्ज का जगह कौन लेता है? पोल स्ट्रेंथ। ओके, अच्छा यहां पे बताइए मुझे कि जब इक्वल लाते थे तो कांस्टेंट कितना आता था? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, यही होता था ना। तो यहां पे कांस्टेंट कौन आएगा ये बताइए? μ0/4π। भैया ये सब जानते हैं ना हम लोग। यहां पे कांस्टेंट कौन आएगा? μ0/4π। यहां आप सेलेनॉइड को बोलते थे एयर का परमिटिविटी, आप सैल्यूट परमिटिविटी,
अब सोलेनॉइड को हम लोग बोलते थे एयर का परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यहां म्यू नॉट को बोलते हैं एयर का परमेबिलिटी या एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। यहां सोलेनॉइड क्या था, परमिटिविटी क्या होता है, चार्ज के बीच कनेक्शन को दिखाता है, और यहां परमेबिलिटी क्या होता है, मैग्नेट के बीच कनेक्शन को दिखाता है। बस तो हो गया। यहां लिखिए जल्दी से, कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म में लिखिए, लिखिए कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ओके, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, M1 M2 जो मैग्नेटिक पोल है, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, force between two magnetic poles is directly proportional to product of pole strength. Force between two magnetic poles is directly proportional to product of pole strength, product of pole strength, and inversely proportional to, and inversely proportional to a square of separation, and inversely proportional to a square of separation। और इसे लिख लीजिए बिल्कुल सेम, एकदम उसी के जैसे, बस Q1 Q2 की जगह पर M1 M2 आ गया, बस इतना सा बात है। और अगर किसी दूसरे मीडियम में फोर्स निकालना रहेगा मैग्नेट के बीच तो वो भी आसान है, बस जो म्यू नॉट है यहां एक म्यू आर गुना हो जाएगा। जैसे अब सोलेनॉइड में एप्सिलॉन आर गुना होता था, आपको पता है एप्सिलॉन में एप्सिलॉन आर गुना होता था, और वैसे ही हम में म्यू आर गुना हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो फॉर अदर मीडियम, फॉर या ये मत लिखिए, जरूरत नहीं पड़ता यहां, लेकिन ये बात माइंड में रखिएगा कि म्यू नॉट में म्यू आर से गुना हो जाएगा। अगर मीडियम या मटेरियल चेंज कर देंगे तो ऐसे मटेरियल में रख देंगे जहां पे कोई दूसरा मतलब एयर नहीं है, वायु नहीं है, हवा नहीं है, बल्कि कोई और मटेरियल हो गया तो म्यू आर से गुना हो जाएगा रिलेटिव परमेबिलिटी से। वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी होता था, यहां रिलेटिव परमेबिलिटी हो जाएगा। बस इसे नोट कीजिए और क्वेश्चंस देखिए, क्लास असाइनमेंट निकालिए, इसे नोट कीजिए मेरे बच्चे और क्वेश्चंस देखिए, क्लास असाइनमेंट निकालिए, ताकि मैं भी आप लोगों को मोटिवेटेड होकर पढ़ा सकूं। और ये मैंने लिखा दिया ना आप लोगों को कि पोल स्ट्रेंथ का SI एम्पियर मीटर होता है। हाँ ऊपर मैं उधर मैंने लिखा दिया एम्पियर मीटर होता है। ओके, अब चाहोगे तो निकाल भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूं, इसे नोट कीजिए और क्लास असाइनमेंट देखिए। ओके, पढ़ लिए क्लास असाइनमेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में बताइए मुझे। कह रहा है कि दो पोल स्ट्रेंथ, दो पोल है, मैग्नेटिक पोल है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आई थिंक 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन मैंने भी अच्छा से नहीं पढ़ा है, मैं देख लेता हूं। उसके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर एयर में रखा हुआ है, और दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम है 10 एम्पियर। उसके बीच फोर्स निकाले, बड़ा आसान है जी। 10 एम्पियर पोल स्ट्रेंथ है, ये देखिए 10 एम्पियर मीटर, एम्पियर नहीं एम्पियर मीटर, 10 एम्पियर मीटर, 10 एम्पियर मीटर दोनों का पोल स्ट्रेंथ है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मेरे बच्चे, 20 सेंटीमीटर। ये देखिए इसके बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो इसके बीच फोर्स कर रहा है, बड़ा आसानी से निकल जाएगा फोर्स भाई। कैसे, म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 बाई R स्क्वायर, बड़ा आसानी से निकल जाएगा ना। इसका वैल्यू तो पता ही है 10 टू द पावर -7, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता था 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7। M1 का वैल्यू 10, M2 का भी वैल्यू 10, अब बीच का जो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, हो गया। जब कर लीजिएगा इसका स्क्वायर तो सॉल्व वगैरह करने के बाद लास्टली जो फाइनल आंसर आ जाता है वो आ जाएगा लगभग में आपका 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। फिर से कर रहा हूं कि जब आप सॉल्व वगैरह इससे कर लीजिएगा तो लगभग में आंसर आ जाएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। वैसे आप सॉल्व तो कर ही लेंगे घर पे, मैं लिख देता हूं यहां पे आंसर, बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। चेक कर लीजिएगा, ऐसे सॉल्व करके लगभग में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे बच्चे कि दो मैग्नेटिक पोल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ओके, 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर के, और उसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो 464 न्यूटन है। कितने का फोर्स है, 464 न्यूटन का। ओके, और फिर उसके बाद आगे कह रहा है बच्चे कि अगर उसके बीच के डिस्टेंस को घटाकर 50 सेंटीमीटर कर दें तो कितना फोर्स हो जाएगा। आधा मतलब डिस्टेंस कर दिए तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा।
कितनी बार पढ़े खा देख लेते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। करा कि मान लीजिए दो मैग्नेटिक पोल है, M1 M2 मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, M1 M2 कुछ भी मान लीजिए ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R मान लेते हैं, R 100 सेंटीमीटर के जो बराबर दिया हुआ है। तो इसके बीच जो फोर्स लगता है आपको पता है कितना लगेगा, μ0/4π M1 M2 बाई R², यही फोर्स लगेगा ना, μ0/4π M1 M2 बाई R², और इसकी वैल्यू दी हुई है कितना, 464 न्यूटन। यस और नो, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 464 न्यूटन। ओके, और अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे घटाकर 50 सेंटीमीटर यानी हाफ कर दें, हाफ, क्योंकि 50 सेंटीमीटर भी यूज करोगे तो वही आंसर आएगा। हम लोग डायमेंशन चेंजिंग से बना लेते हैं, बड़ा आसान है। आप लोग ट्राई लेकिन जरूर कीजिएगा। बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया R/2, तो अब कितना फोर्स लगेगा, तो सेम चीज है, M1 M2 तो सेम ही रहेगा, बस R की जगह पर R/2 होगा। अब जो फोर्स लगेगा F डैश वो हो जाएगा μ0/4π, ओके, M1 M2, ये देखिए बाई 4π M1 M2 और डिवाइडेड बाय कितना, R/2 का स्क्वायर। ये देखिए R/2 का स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस तो R/2 है ना दोनों के बीच, हाफ कर दिए, 100 से घटा के 50 सेंटीमीटर कर दिए। अब 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर भी लेके बनाओगे तो वही आंसर आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 4, R²/4 होगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 गुना μ/4π M1 M2 बाई R², और इसका वैल्यू आपको पहले से पता ही है, यहां से लेकर यहां वैल्यू आपको पता ना बच्चे, यहां से यहां कितना है 464, तो 4 गुना 464, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर लगभग में आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग में इसका आंसर लगभग एग्जैक्ट आ जाएगा 1856 न्यूटन। ट्राई कर लीजिएगा, 1856 न्यूटन। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए क्लास असाइनमेंट से। इसे नोट कीजिए और अगले को ट्राई कीजिए। ओके, कर लिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब वही है, सब वही है मेरे शेर, सब वही है मेरे लाइन, वही सेम चीजें आपको, सब कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में, और बड़ा आसानी सा चीज है, ज्यादा इसके बारे में टेंशन नहीं लेना। बस कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैट्स में 1/4π अब सोलेनॉइड होता था, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती थी। यहां पे वैल्यू हमारा μ/4π है और इसकी वैल्यू हमारी 10⁻⁷ होती है, जो कि हम लोग जानते भी हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे बच्चे कि दो मैग्नेटिक पोल है, ओके, और उसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो 4 × 10⁻⁵ न्यूटन का लग रहा है। लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि अगर उसे दूसरे मीडियम में दोनों पोल को रख दिया गया, कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल या कहीं भी रख दिया गया होगा, उससे क्या मतलब है, तो रख दिया गया तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, अब चेंज हो जाएगा मीडियम चेंज होने से, 4 × 10⁻⁴ न्यूटन का फोर्स लगने लगा। पहले 4 × 10⁻⁵ का 4 × 10⁻⁴ न्यूटन का, यानी कि 10 गुना ज्यादा फोर्स बढ़ गया। तो ऑब्वियस सी बात, रिलेटिव परमेबिलिटी पूछ रहा है, म्यू आर पूछ रहा है, 10 ही होगा, आपको पता ही होगा। ये चीज नहीं पता तो चलिए निकाल लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले एयर में था, एयर में मान लीजिए एयर में हमारा दो मैग्नेटिक पोल, एग्जांपल के लिए मान लीजिए M1 और एग्जांपल के लिए मान लीजिए M2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा R है। तो आपको पता है, हमको पता, हम सबको पता है कि दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा M1 M2 बीच का जो डिस्टेंस R, इसके बीच जो फोर्स लगेगा μ0/4π M1 M2 बाई R², यही लगेगा ना बच्चे। और इसकी वैल्यू दी हुई है 4 × 10⁻⁵ न्यूटन एयर में, क्योंकि एयर में तो μ/4π ही होता है कांस्टेंट। लेकिन कह रहा है कि अब जब मीडियम चेंज कर दिए तो मीडियम मान लीजिए चुंबक ही हमारा M1 M2 का, ये देखिए M1 M2 का मैग्नेट है हमारा, और हम मीडियम क्या कर दिए, चेंज कर दिए। देखिए तो मीडियम जब चेंज करेंगे मेरे लॉयन, मेरे शेर, मेरे बच्चे, या डिस्टेंस वगैरह सब सेम ही है, सेम है सभी सब, बस मीडियम चेंज हुआ है। तो फोर्स चेंज ना हो जाएगा, तो फोर्स चेंज होगा तब μ0 ही रहेगा कि अलग आ जाएगा, यहां पे कांस्टेंट कितना हो जाएगा, μ0 × μr, रिलेटिव परमेबिलिटी से इंटू हो जाएगा। वहां पे इलेक्ट्रोस्टैट्स में मीडियम चेंज होने से ε0 × εr होता था, यहां μ0 × μr हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4π, और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई M1 M2, ये देखो बाई R²। ओके, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है
4 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। अब आप या तो इतना पूरा का वैल्यू यहां रख दीजिए, वहां से म्यू आर निकाल लीजिए, और नहीं तो दोनों को डिवाइड कीजिए। अब जो फोर्स लग रहा है एफ डैश, हम डिवाइड ही कर देते हैं, डिवाइड कर दीजिए। या इतना का तो वैल्यू आपको पता है सिर्फ म्यू आर को छोड़ के, तो म्यू आर छोड़ के इतना का, म्यू आर छोड़ के देखिए इतना का इधर इतना का वैल्यू रख दीजिए, वहां से उधर डिवाइड में दीजिएगा तो म्यू आर निकल जाएगा। और नहीं तो दोनों को डिवाइड ही कर दीजिए, डिवाइड कर दे एफ बाई एफ डैश करते हैं, एफ बाई एफ डैश। एफ कितने का आया है? म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, और यहां कितना बच्चे? म्यू नॉट इंटू म्यू आर बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये आपको पता है कि ये वैल्यू कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर -5, और ये वैल्यू पता है 4 इंटू 10 पर -5। बस मार दीजिए, मरेगा मरेगा, मार दे मार दीजिए, मार दे मार दीजिए, मरेगा 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 मरेगा। मिनट से मिनट मर गया, 4 पाई से 4 पाई मर गया, m1 m2 से m1 m2 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर नीचे बन गया वो यहाँ पे, और ये कट जाएगा इससे 10 टू द पावर -1 नीचे आके हो जाएगा 1/10। तो 1 बाई म्यू आर यहाँ बचा ना, तो 1 बाई म्यू आर इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से जो म्यू आर निकालेगा रिलेटिव परमेबिलिटी वो 10 होगा। कोई यूनिट तो होगा नहीं इसका, जैसे अब सलन आर का कोई यूनिट नहीं ना होता था, वैसे म्यू आर का भी कोई यूनिट नहीं होगा, म्यू आर का भी कोई यूनिट नहीं होगा। ओके, क्लियर हो गई चीजें? तो म्यू आर हमारा 10 आ गया। आसान सा क्वेश्चन था, इससे भी देखिए ना कि फोर्स 10 गुना बढ़ गया। उसमें क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि मीडियम चेंज होने से, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ने से फोर्स वहां पे घटता था। रिलेटिव परमिटिविटी नीचे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, नीचे में ना एप्सिलॉन आर था। एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नीचे था, तो रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ता था तो फोर्स घटता था। और यहां पे म्यू आर ऊपर है, ये बढ़ेगा रिलेटिव परमेबिलिटी, तो मैग्नेट के बीच फोर्स बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो चार्ज के बीच रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ने से फोर्स बढ़ता है, नीचे में तो ऊपर नीचे देखिए ऐसा था। F इक्वल टू नीचे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ना। लेकिन यहां पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पे ये दोनों डायरेक्टली है ना, तो ये बढ़ेगा तो जो हमारा फोर्स है वो बढ़ेगा। ओके, इसे भी नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी नोट कीजिए इसे। ओके, क्या बात है, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप, आपको बनानी है मेरे बहादुर शेर, बनानी आपको। क्या कह रहा है? कह रहा 2 मैग्नेटिक पोल्स है जिसका पोल स्ट्रेंथ m1 m2 और m1 इक्वल टू 4 m2 है। ओके, और दोनों को 9 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा हुआ है, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो 200 मिलीग्राम के वेट के बराबर लग रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मतलब देखिए क्वेश्चन पूछने वाला डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया फोर्स का, कितना फोर्स लग रहा है, नहीं, फोर्स को कह रहा है कि 200 मिलीग्राम, कितना 200 मिलीग्राम है ना, हाँ 200 mg, देखिए 200 mg है, तो 200 मिलीग्राम का जो वेट होता है ना उसके बराबर फोर्स लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पहले उसका वेट निकालिए तब पता चलेगा। चलिए देख लेते हैं m1 m2 2 मैग्नेटिक पोल्स है। इस क्वेश्चन को भी, सारे क्वेश्चंस को आराम से बैठकर इत्मीनान से ट्राई करने m1 m2। ओके, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, m1 इक्वल टू 4 m2, क्वेश्चन में कह रहा है m1 इक्वल टू 4 m2 है, यानी m2 का 4 गुना m1 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? वेट ऑफ, कितना का वेट भाई? 200 mg। ध्यान से देखिए 200 मिलीग्राम का जो वेट होता है उसके बराबर फोर्स लग रहा है। क्या बात है, 200 मिलीग्राम। तो पहले इसको बदल लीजिए, पहले वेट ऑफ यानी कितना, 200 मिलीग्राम को बदल लीजिए पहले ग्राम में, मिलीग्राम को बदलिए ग्राम में, तो 2 हो गया। 200 मिली का मतलब पता है कि 10 टू द पावर -3, तो इतना ग्राम हो गया, इतना ग्राम। और ग्राम को बदल लेंगे केजी में कैसे, जल्दी बताइए। वेट ऑफ कितना, इसको केजी में कैसे बदलेंगे? 200 को 10 टू द पावर -3 को 1000 से डिवाइड करके, तो 1000 से डिवाइड कीजिए, या ऊपर में यहीं जाकर बन जाएगा 10 टू द पावर -3, इतना केजी का वेट। केजी में क्यों बदलना पड़ा? मिलीग्राम से ग्राम में, ग्राम में 1000 से डिवाइड किए, या वही 1000 ऊपर जाके गुना हो गया 10 टू द पावर -3, तो बना हमारा केजी में। अब केजी में बदल गया तब जाके निकाल सकते हैं वेट। पता है ना कि कोई बॉडी अगर 4 केजी का है तो उसका वेट 40 न्यूटन होता है, mg। वेट कितना होता है बॉडी का? 40 न्यूटन, 4 mg ना होता है। तो अब अगर वेट निकालेंगे तो कितना आ गया मास? 200 इंटू 10 टू द पावर -6 केजी।
-3 -6 kg, इसमें 10 से गुना कर देंगे, यानी 200 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। डायरेक्ट इतने का नहीं दे सकता था फोर्स, क्या क्यों कह रहा है कि इतने मिलीग्राम के वेट के बराबर लग रहा है फोर्स, क्यों इतना घुमाया? ये देखने के लिए कि मिलीग्राम से आपको ग्राम में बदलने आता है कि नहीं, ग्राम से आपको केजी में बदलने आता है कि नहीं। और अगर केजी में पता है एस यूनिट मास का होता है केजी, तो अगर एस यूनिट आपको निकल गया मास का, तो उसके बाद मास से वेट निकालने आता है कि नहीं। तो आपको पता ही होगा कि वेट निकालने के लिए 10 से गुना करते हैं mg, 9.8 जो होता है, जी की वैल्यू 9.8 लगभग में जो 10 लेते हैं हम लोग, ओके, ग्रेविटेशन में जो पढ़ते हैं हम लोग, वही वाला mg। फोर्स निकल गया बच्चे, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कितनी वैल्यू होगी पोल स्ट्रेंथ m1 m2, वो तो निकल जाएगा। तो फोर्स आपको पता है कि होता है μ/4 पाई कितना m1 m2 बाई आर स्क्वायर, बस 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 बस। फोर्स आपको पता ही है कितना, 200 गुना 10 टू द पावर -5। फोर्स आपको पता है 200 इंटू 10 टू द पावर -5, ओके। इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7। m1 हमारा कितना, 4m2 के इक्वल, क्वेश्चन में दे रखा है m1 हमारा 4m2 के इक्वल, m2 हमारा m2 बाई आर स्क्वायर, आर दिया 9 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में या तो 100 से डिवाइड कीजिए, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व करके इसको निकाल लीजिए पूरा को, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिएगा, सॉल्व करके पूरा को निकाल लीजिएगा। तो यहां से क्या हो, m2 गुना m2 स्क्वायर निकल जाएगा, यहां से m2 का स्क्वायर निकलेगा, आगे पीछे करके m2 का स्क्वायर, और m2 का स्क्वायर निकलेगा तो इसका स्क्वायर को इधर भेज दीजिएगा तो रूट में आ जाएगा और m2 निकल जाएगा। और m2 कितना आ जाएगा वो बता रहा हूं, m2 जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद 2.1 एम्पियर मीटर लगभग में आएगा, चेक कीजिएगा 2.1 एम्पियर मीटर। तो m2 निकल गया, 2.1 हो गया, m2 निकल गया तो m1 भी निकाल सकते हैं। m1 का वैल्यू कितना, 4m2, तो 4 गुना 2.1 कितना आ जाएगा, 8.4। आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहां पे क्या किया ना कि वेट वगैरह का कॉन्सेप्ट डाल दिया, डायरेक्ट फोर्स ना देखे। फोर्स निकल गया, ये पता है 10 टू द पावर -7, m1 m2 में रिलेशन दे चुका है, m1 हो गया 4m2 के इक्वल, m2 m2, वहां से आगे पीछे सॉल्व करके m2 स्क्वायर निकाल लेंगे, रूट कर देंगे तो वहां से m2 निकल जाएगा, m2 निकल जाएगा तो m2 निकल गया, उसके बाद m1 इक्वल टू 4m2 है ही, तो m2 निकल गया, पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, ओके। इसे भी नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे भी नोट कीजिए जल्दी से मेरे बच्चे, कितना जल्दी जल्दी आप नोट कर पाते यहाँ पे के माइंड पे और आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए इसे जल्दी से, ओके, कर लिए नोट। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल वाला, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रायंगल वाला है, यहां भी सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट होता है मेरे लॉयन। मैं आपसे फिर से चिल्ला के कह रहा हूं कि यहां भी सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते ना सुपरपोजिशन, क्या कि किसी भी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा अलग अलग चार्जेस के कारण, तो जो सब चार्ज फोर्स लगाएगा सबके फोर्स को अलग अलग निकाल के वेक्टर के जैसा ऐड कर देंगे, नेट निकाल देंगे। याद है आपको, धुंधला धुंधला, ब्लर ब्लर, हल्का हल्का, काम चलाने लायक आपको याद है, हल्का हल्का, धुंधला धुंधला, ब्लर ब्लर, यस सर याद है। तो यहां भी वैसा ही क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड 20 सेंटीमीटर एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसके हर एक कॉर्नर पे 10 एम्पियर मीटर का नॉर्थ पोल रखा गया है। पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल का, तीनों नॉर्थ ही है, 10 एम्पियर मीटर 10 एम्पियर मीटर 10 एम्पियर, ओके। और कह रहा है कि इसका जो सेंटर होता है, सरकम सेंटर ट्रायंगल का सेंटर बीचों बीच में, और वहां यूनिट नॉर्थ पोल यानी 1 एम्पियर मीटर का यूनिट नॉर्थ पोल रखें, तो उस पर लगने वाला कुल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ये तो बड़ा आसान है जी, हम लोग कितनी बार इसके बारे में बात किए। कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखिएगा ध्यान से। इच साइड कितने का है, इस ट्रायंगल का साइड हमारा स्टूडेंट्स 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल इसलिए, ओके। और जो हर एक कॉर्नर है ना, हर एक कॉर्नर ट्रायंगल का हर एक कॉर्नर, यहां पे जो नॉर्थ पोल रखा हुआ है वो 10 एम्पियर मीटर का, ये देखिए पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट है वो 10 एम्पियर मीटर, ओके। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस ट्रायंगल के सेंटर पे अगर यूनिट वैल्यू का, एक वैल्यू का नॉर्थ पोल रखे तो इस पे कुल फोर्स कितना रहेगा। बड़ा आसानी से 0 हो जाएगा जी, मैंने बताया ही। मान लीजिए ट्रायंगल ये ए है, ये बी और ये सी, तो टोटल फोर्स 0 इसलिए ना होगा बच्चे, देखिए क्यों 0 होगा कि ये जो बीच में O1 का जो हमारा रखा हुआ है, O1 का जो हमारा ये रखा हुआ है,
1 एम्पियर मीटर का नॉर्थ पोल। तो इस पे फोर्स लगाएगा कौन कौन, पहले ये बताइए। इस पे फोर्स हमारा ए भी लगाएगा, हमारा बी भी लगाएगा और सी भी लगाएगा, तीनों लगाएगा। तो ए है जो इधर रिपेल करेगा, मान लीजिए एफ ए फोर्स से। जो बी है हमारा वो इधर रिपेल करेगा एफ बी फोर्स से, और जो सी है हमारा वो इधर रिपेल करेगा एफ सी फोर्स से। देख रहे हैं, यानी कि जो इस पे फोर्स लग रहा है बीच में वो 1 एम्पियर मीटर का जो नॉर्थ पोल रखे हैं उस पे इधर लग रहा है एफ ए, इधर लग रहा है एफ बी और इधर लग रहा है एफ सी। और मैं कितनी बार आपको पढ़ाया हूं कि अगर तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और उसके बाद तीनों के बीच का एंगल 120 120 120 हो जाएगा, टोटल 360 होता और तीन भाग में डिवाइड हो रहा है इक्वली रूप से, तो एंगल 120 120 120 होगा। तो हम लोग पहले भी इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी देखे हैं, फिर से मैं बता रहा हूं कि तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर सेम एंगल पे हो तो उसका रिजल्टेंट का वैल्यू 0 होता है। सेम तरीके से मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे लॉयन, और वैसे ही इन तीनों का यहां भी रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अगर हम एफ सी को x मानते हैं मेरे बच्चे, मान लीजिए x या f मानते, चलिए f ही मान लेते, ये भी f, ये भी f, ये भी f, तो ये तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा। क्यों? अगर नहीं याद तो सुनिए क्यों। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो इसको बैलेंस कर लेगा। पहले हम लोग एफ बी और एफ सी का रिजल्टेंट निकालते हैं। देखिए, रिजल्टेंट ऑफ एफ बी एंड एफ सी, तो एफ बी और एफ सी का रिजल्टेंट निकालेंगे बच्चे तो बिल्कुल बीचों बीच से पास करेगा, आपको पता ही है। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, एफ एफ क्यों, तीनों वेक्टर सेम क्यों मान लिए, तीनों फोर्स को सेम क्यों माने, क्योंकि तीनों फोर्स सेम होगा इसीलिए, क्योंकि देखिए ना ये भी जो पोल है वो 10 का और 1 का, अब बीच का ये डिस्टेंस होगा, ये भी 10 का और 1 का बीच का ये डिस्टेंस, और ये भी 10 का और 1 का बीच का ये डिस्टेंस। तो मेरे बच्चे चूंकि ये पोल सेंटर पे रखा हुआ है तो डिस्टेंस तो सब से सेम ही हुआ, जितना ए से दूरी उतना बी से, उतना ही सी से डिस्टेंस सेम हुआ। साथ साथ में पोल का पेयरिंग भी सेम है, 10 1 10 1 10 1। तो अगर आप फोर्स निकालेंगे μ/4 पाई और उसके बाद m1 m2, तो 10 × 1/r² कीजिएगा तो सबका डिस्टेंस भी सेम, पोल भी सेम, μ/4 पाई तो कांस्टेंट ही है, डिस्टेंस भी सेम, उसके बाद पोल भी सेम और μ/4 पाई तो कांस्टेंट है ना बच्चे। तो सबके लिए फोर्स की वैल्यू सेम आ जाएगी ना। तो रिजल्टेंट ऑफ एफ बी एंड एफ सी करेंगे तो आपको भी पता, हमें भी पता है कि 2f cos θ/2 हो जाएगा सेम मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो 2 हो गया 2 का f, थीटा कितना दोनों के बीच 120, 2 हो गया f, हो गया f 120। आपको पता है कि 120/2 60 होगा, cos 60 1/2 होता है, और 120/2 कितना होगा 60, और cos 60 1/2 होता है। तो 1/2 से ये 2 चला जाएगा और ये हमारा f आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये जो हमारा आ जाएगा मेरे लॉयन वो हमारा एफ आ जाएगा। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा एफ आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा एफ आया, इन दोनों का एफ, और ये एफ और ये एफ बैलेंस हो जाएगा ना। सोचिए, ये एफ और ये एफ बैलेंस हो जाएगा ना। तो मैं लिख रहा हूं सो एफ ए इज, या एफ ए will balanced by resultant of FC and FB। ये सब हम लोग पहले ही बहुत बार पढ़े हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा FC और FB का, जो F के बराबर आया इन दोनों का रिजल्टेंट, ये इसको बैलेंस कर लेगा, क्योंकि ये भी F का और ये भी F का, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है तो बैलेंस कर लेगा, नेट 0 हो जाएगा। ओके, इसी को नोट कीजिए और इसी का नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पहले इसे नोट कीजिए मेरे बच्चे, आप इसे आराम से नोट कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि बीच वाले पे कितना फोर्स लगेगा, तो बीच वाले पे तीनों लगाएगा, तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन 120 120 120 के एंगल पे है, तो तीन फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो नेट 0 होगा। साइड हटता हूं, नोट कीजिए, तो इसे जल्दी से साइड हटता हूं, नोट कीजिए। ओके, कर लिए नोट, बहुत अच्छी बात है, नोट कर लिए। तो इसे करता हूं साफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। पढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बीच में चार्ज रखेंगे, बीसी का मिड पॉइंट जो हमारा डी है, वहां चार्ज नहीं, मैग्नेटिक पोल, चार्ज बार बार आ जाता है मुंह में। मैंने क्या बोला मेरे बच्चे कि अगर मैग्नेटिक पोल रखेंगे यहां पे बीच में बीसी के मिडल पॉइंट डी पर, तब इस पे कुल कितना फोर्स लगेगा।
तो देखिए बच्चे BC पर अगर यहां रखेंगे पोल, मैग्नेटिक पोल 1 एम्पियर मीटर का, तो ये मान लीजिए D पॉइंट है। तो आपको भी पता और हमें भी पता है मेरे बच्चे, हम सबको पता है कि D पर जो फोर्स लगेगा वो B और C दोनों के कारण लगेगा। फिर से कर रहा हूं, D पर जो फोर्स लगेगा वो B और C दोनों के कारण, ओके। तो B के कारण फोर्स इधर लगेगा FB, देखिए B के कारण इधर फोर्स लगेगा हमारा FB, ओके। और C के कारण इधर फोर्स लगेगा FC, ये देखिए FC। B के कारण इधर लगेगा, B इधर रिपेल करेगा, C इधर रिपेल करेगा। तब बीच में जो हमारा रखा हुआ है नॉर्थ पोल 1 एम्पियर मीटर का, तो इस पर जो B फोर्स लगा रहा है इधर और C फोर्स लगा रहा है इधर, दोनों बैलेंस में हो जाएगा। इसलिए दोनों बैलेंस हो जाएगा क्योंकि देखिए डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और पोल भी 10 1 10 1। पोल का पेयरिंग भी इसके कारण इस पे निकालेंगे तो पोल लेंगे M1 M2 10 1, और इस पे कारण इस पे निकालेंगे तो 10 1 लेंगे, और बीच का डिस्टेंस भी सेम, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा, दोनों 180 डिग्री के कारण। और A जो है इस पे इधर फोर्स लगाएगा A, यानी नेट फोर्स सिर्फ A के कारण होगा, A के कारण, ओके। तो मैं लिख रहा हूं हेयर B नंबर में, हेयर FC एंड FB विल बैलेंस्ड, दोनों बैलेंस्ड हो जाएगा बच्चे दोनों के। एंड नेट फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल, जो यूनिट नॉर्थ पोल पे जो नेट फोर्स कर रहा है 1 एम्पियर मीटर नॉर्थ पोल, इज ओनली ड्यू टू A, ओनली ड्यू टू A। समझ रहे हैं ना कि क्यों सिर्फ A के कारण फोर्स लग रहा है? क्योंकि इस पे ये A B C तीनों लगाएगा फोर्स, इस पे जो फोर्स लगाएगा A B C तीनों लगाएगा। तो जो A लगाएगा फोर्स बच्चे वो तो इधर रिपेल करेगा नीचे, और B इधर रिपेल करेगा C इधर, तो B और C का फोर्स बैलेंस हो जाएगा ओनली ड्यू टू A, ओके। इसलिए अगर हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे, सो F नेट F नेट, तो आपको ही पता है कि F नेट की वैल्यू कितनी होती है, 2F cos थीटा बाई 2 हो गया 2 का, सॉरी F नेट मतलब होगा किसके द्वारा, F नेट A के द्वारा लगने वाला फोर्स के इक्वल। F नेट जो होगा वो सिर्फ A के द्वारा फोर्स होगा। A के द्वारा फोर्स कितना होगा भाई, मिड बाई 4 पाई M1 M2 बाई R स्क्वायर, यस और नो। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर -7। M1 की वैल्यू कितनी होगी 10, M2 की वैल्यू कितनी होगी 1, डिवाइड बाई बीच का यही डिस्टेंस ना होगा AD ना भैया। A के कारण D पे अगर फोर्स निकालेंगे तो यही डिस्टेंस AD लेंगे ना। AD कितने का होगा, देखिए AD बड़ा आसान है जी, ये 20 का और ये 10 का, ये टोटल 20 तो आधा 10 होगा ना, ये 20 का ये 10 का, तो AD हो जाएगा √20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। यही आ जाएगा क्या 400 माइनस 100 कितना होगा 300, 10√3 सेंटीमीटर, यस। तो डिवाइड बाई 10√3 सेंटीमीटर मीटर बदल लीजिए, इसका स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लेंगे घर पे, इसका वैल्यू पुट कर दिया, M1 का वैल्यू 10, M2 का वैल्यू 1, बीच का डिस्टेंस ये लेंगे ये। जब इसे सॉल्व करेंगे घर पे मेरे बच्चे, तो सॉल्व करने पे लगभग अप्रोक्सीमेट में आंसर आ जाएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर -5, ओके। 3.3 इंटू 10 टू द पावर -5, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट में आंसर, ये देख लीजिए आपको दिखाई दे रही, ओके। तो ये भी बड़ा आसान था, बी पार्ट बी, कि इस पे जो फोर्स लगेगा यहां 2 बैलेंस हुआ, तीसरा बैलेंस नहीं हुआ, बीच में था तो तीनों बैलेंस एक दूसरे से हो गया था। तो चलिए इसको नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं, जल्दी से नोट कीजिए तो इसके, ओके कर लिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पोल है 16 एम्पियर मीटर और 64 एम्पियर मीटर का, ओके, और 120 सेंटीमीटर के दूरी पे एयर में रखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, अपने से ट्राई कीजिए। जब तक ये सब क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुका हूं, ऐसा नहीं कि पहली बार देख रहे हैं, कि हम लोग एक तरीके से समझ लीजिए कि रिवीजन कर रहे हैं, एक तरीके से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि पहली बार देख रहे हैं कि हम लोग को कंफ्यूजन होगा, कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, एक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं सुपरपोजिशन टाइप का, कि जितना भी फोर्स लगाएगा सबके कारण अलग अलग फोर्स निकालकर नेट वैल्यू निकाल देंगे बड़ा आसानी से, नेट वैल्यू निकाल देंगे बड़ा आसानी से, ओके। चलिए बच्चे, समझ में आ गई चीजें? यस सर समझ में आ गया, समझ में आ गई चीजें? यस सर समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम लोग क्या करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 है 16 एम्पियर मीटर और 64 एम्पियर मीटर का पोल, देखिए
16 एम्पियर मीटर मान लीजिए ये पोल ए है, और एक 64 एम्पियर मीटर ये देखिए ये हमारा पोल बी है। ओके, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर, एयर में 120 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि दोनों के बीच में कहां पर हम लोग एक यूनिट नॉर्थ पोल यानी 1 एम्पियर मीटर का नॉर्थ पोल रखें, और दोनों ये दोनों भी हमारा सिमिलर पोल है। ओके, सिमिलर पोल है, ताकि उस पर फोर्स 0 हो जाए। बड़ा आसान है जी, ये तो हो गया ना। दो चार्ज अगर प्लस प्लस होता था तो कहां पे चार्ज रखते थे कि फोर्स 0 हो जाए? कहीं बीच ही में ना। अगर दोनों बराबर बराबर होता था तो बिल्कुल बीचों बीच में, याद कीजिए, दोनों इक्वल इक्वल होता था बिल्कुल बीचों बीच में। लेकिन मान लीजिए ए हमारा बड़ा है और बी छोटा है, ए बड़ा बी छोटा, तो मैं चिल्लाकर कहा था कि जो नेट फोर्स 0 आएगा वो ए से दूर कहीं यहां आएगा। देखिए तो यस और नो, सोचिए इसके बारे में आप मेरे बच्चे। मैं फिर से कह रहा हूं, ये हमारे पास दो चार्ज है ए और बी, और इसमें ए की वैल्यू बड़ा है, तो ए बड़ा है तो मैंने बोला था ना कि बड़े चार्ज से दूर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स 0 होता है, याद कीजिए। इसलिए बड़े चार्ज से दूर, क्योंकि चार्ज बड़ा है और वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो जाए। ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ए इधर आएगा, बी का इलेक्ट्रिक फील्ड ईवी इधर आएगा। तो मैं कहा था कि दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है मतलब सेम है तब तो बिल्कुल बीचों बीच में 0 होगा, लेकिन अगर सेम नहीं है तो बड़े चार्ज, अगर ए बड़ा है तो बड़े चार्ज से दूर होता है, याद कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर इधर आप लोग सोचते हैं कि 0 होगा तो कभी नहीं 0 होगा, बिकॉज ये चार्ज बड़ा है। तो चार्ज बड़ा रहने के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक आएगा, और डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये है इसका वो अधिक आएगा, और डिस्टेंस कम इसलिए और अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो चार्ज बड़ा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक, डिस्टेंस कम होने के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक है। और ये चार्ज छोटा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा, और डिस्टेंस बड़ा है इसलिए और कम आएगा। डिस्टेंस दूर रहने से कम इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो चार्ज कम है इसलिए कम, और डिस्टेंस बड़ा है तो और कम। तो ये और ये बैलेंस थोड़ी ना होगा। बैलेंस तो तभी ना होगा मेरे बच्चे जब दोनों एक दूसरे को सेम मैग्नीट्यूड का हो तो बैलेंस कर ले। इसलिए मैंने उसमें चिल्ला चिल्ला के बताया था कि बड़े चार्ज से दूर होता है, यहां भी बड़े पोल से दूर होगा। एक 16 का एक 64 का, देख लीजिए, एक 16 का एक 64 का। हालांकि दूर वाला का कोई यूज नहीं है, नजदीक वाले का, ये तो हम आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए बता रहे हैं। तो 120 सेंटीमीटर है ना, तो 60 है ना, तो 60 से कम इधर आना चाहिए। इधर बड़ा पोल ये, बड़े चार्ज से दूरी इधर इधर कहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, कहीं मान लीजिए, मान लेते हैं यहीं पे, इससे x दूरी पर मान लीजिए x सेंटीमीटर पे, तो इससे कितना हो जाएगा 120 माइनस x सेंटीमीटर। बस यहां पे फोर्स कह रहा है 0, तो ए इधर लगाएगा फोर्स, बी इधर लगाएगा फोर्स, दोनों का फोर्स सेम हो जाएगा, तभी ना बैलेंस होगा। डायरेक्शन तो खैर उल्टा होगा ही। बीच में हम कैसा भी पोल रखे, दोनों अगर सिमिलर पोल है, दोनों अगर सिमिलर पोल है, बीच में कैसा ही पोल रखे, तो इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा और इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो दोनों अपोजिट हो। तो डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, लेकिन नेट फोर्स तभी 0 होगा जब दोनों फोर्स भी सेम हो जाए, तभी ना बैलेंस करेगा। सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो तो थोड़ी ना बैलेंस करता था। डायरेक्शन अपोजिट के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम होना चाहिए। ओके, तो मैं लिख रहा हूं फॉर 0 फोर्स, यहां देखिए, फॉर 0 फोर्स एफ ए इक्वल टू एफ बी। एफ ए कितना होगा, ये कितना लगाएगा, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2। m1 हमारा कितने का, 16 का, m2 हमारा 1 का। अब भाई बीच का डिस्टेंस कितना, x इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। मीटर में बदल लिए इसको, सेंटीमीटर में आंसर फाइनल आएगा। और ये कितना होगा मेरे भाई, 4 पाई कितना बच्चे, 64 इंटू 1। ये कितना फोर्स लगाएगा इस पे, 64 का, और ये बीच में 1 का, डिवाइडेड बीच का डिस्टेंस कितना, 120 माइनस x जो आया ये, इंटू 10 टू द पावर -2 जो है इसका होल स्क्वायर। ये देखिए, इससे तो ये मर जाएगा पूरा का पूरा, एकदम मर जाएगा। 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, 10 टू द पावर -4 इसका भी स्क्वायर 10, तो ये मर जाएगा यहां से पूरा। भैया जब तोड़ेंगे अलग करेंगे तो 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, 10 टू द पावर -4, यहां भी भाई 10 टू द पावर -4 तो कट जाएगा ना। यहां कितना बचेगा, 16 से ये भी कट जाएगा, 4 टाइम में काट दीजिए। यहां बचेगा 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर इक्वल टू 120 माइनस x स्क्वायर। इसको इधर कर लीजिए सॉल्व करके, तो 120 माइनस x का स्क्वायर y x का स्क्वायर इक्वल टू 4। टोटल का होल स्क्वायर कर लीजिए इसके बाद,
टोटल का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 120 माइनस एक्स का स्क्वायर दोनों का एक साथ मिला दीजिए, तो 120 माइनस एक्स बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4। यहां से 120 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2, स्क्वायर को उधर कर देंगे रूट हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो 120 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, इधर आके आए हो जाएगा 3x इक्वल टू 120, यानी x की वैल्यू आ जाएगा 120/3, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चे, 40 सेंटीमीटर। यानी ए पोल से 40 सेंटीमीटर के दूरी पर हमारा इस पे नॉर्थ पोल पे 40 होगा था, इससे 40 सेंटीमीटर, इससे 80, टोटल 120 है ना, 120 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच। तो इससे x माना और x की वैल्यू 40 आई 40, तो इससे हो जाएगा 80। तो वहीं तो मैंने कहा था कि बड़े चार्ज से दूर आएगा, आ गया। तो बड़ा चार्ज से दूर नजदीक ये सब किस लिए पढ़ते हैं, ताकि आंसर आए तो पता चल जाए कि गलत आ रहा है कि सही। टीचर्स को ऐसे ना पता चलता है, जैसे देखिए यहां 40 आया, यानी इससे 80 सेंटीमीटर बड़ा जो है पोल हमारा मैग्नेट, उससे 80 सेंटीमीटर के दूरी पे 0 है, यानी सही है। अगर मान लीजिए इससे आ जाता 40 या इससे आ जाता 60 से कम, 120 कहां होता 60 से कम, कहीं इधर आता है 0, तो टीचर को देख के लग जाता कि कहीं कैलकुलेशन में गलती है। तो नोट कीजिए इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि ये जो फोर्स लगाएगा और ये फोर्स लगाएगा, दोनों का डायरेक्शन तो उल्टा है, बस मैग्नीट्यूड को इक्वल करके वहां से देख लेंगे कितने दूरी पर हो जाएगा। ओके, इससे पूछ रहा है 40 तो उससे हो जाएगा 80। नोट कीजिए इससे स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट होता हूं, नोट कीजिए जल्दी से। ओके, कर लिए नोट, क्या बात है। चलिए साफ करता हूं इसे। ऐसे ही बच्चे, और देखिए इन सब क्वेश्चंस को ना आपको घर पे अगर मान लीजिए आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है बच्चे। जैसे आपको यह भी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कुछ अलग ट्रिक से बनाता है। कभी कभी बच्चा लोग बोलता है कि सर वो ट्रिक क्या अलग, अगर वो मेहनत करता है, वो प्रैक्टिस करता है, सिंपल सी बात है। आप चाहे कितना भी दिन क्यों ना बोलते रह जाओ कि न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है, और सच बोलूं तो कभी बनेगा भी नहीं, सच बोलूं तो बोलते रहिएगा तो कभी बनेगा भी नहीं, ना कभी बना है ना कभी बनेगा। बोलने से बनेगा तो तभी बच्चे जब आप बनाना शुरू कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चंस को विजुअलाइज कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा, देखिएगा कि कहां पे क्या दिया हुआ है, किसकी वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू से हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो सब एनालाइज कीजिएगा, तभी जाके आपसे क्वेश्चंस बनेगा। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस को आई होप कि ट्राई कीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आई होप मेरे बच्चे कि आज के क्लास आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा कांटेक्ट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा डाउट में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और मैं तो आपके साथ हूं स्टूडेंट्स। फिर से वही कहूंगा जाते जाते, बच्चे हार्ड वर्क किया कीजिए। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया का कोई भी शक्ति आपको स्ट्रांग नहीं बना सकता, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं, स्ट्रांग बना ही नहीं सकता है आपको। तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।